आप उसको कैसे मानेंगे कि वो फीस उनका, जब ये ऑब्जेक्शन ये आता है कि हमारे पर्टिकुलर हेड में उन्होंने फीस जमा नहीं की है। लेकिन देखिए, जब कोई स्टैम्प खरीदता है या गवर्नमेंट के खाते में आप पोस्टल ऑर्डर खरीदता है, तो गवर्नमेंट के खाते में तो पैसा आ गया। तो एक तरह से आप उसको वो मान्य करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के खाते में अगर पैसा आ गया है, तो फिर आप उसको एक टेक्निकल, बहुत बड़ा ऐसा टेक्निकल फ्लॉ बता करके आरटीआई को नहीं रोक सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कंसिडरेट व्यू रखना चाहिए जितने पीआईओज हैं उनको, और इस आधार पर इसको खारिज नहीं करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी आरटीआई एप्लीकेशन आप खारिज करते हैं तो इन्फॉर्मेशन कमीशन में जो जितने इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो पीआईओज की नीयत देखते हैं। माइनर मिस्टेक सबसे हो सकती है और इसीलिए कई बार जुर्माना नहीं लगाया जाता है। लेकिन अगर नीयत है इंफॉर्मेशन देने की और सही में कोई अगर ऐसा जेन्युइन मिस्टेक हो गई हो जहां पर ऐसा दिख रहा है कि अनइंटेंशनल है और इसीलिए जानकारी नहीं उपलब्ध कराई है या फिर फीस जो है वो एक्सेप्ट नहीं की गई है, लेकिन इंटेंशन अगर दिख जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए मेरा हर बार मेरा पीआईओ को मैं हमेशा उनको वार्न करता रहता हूँ कि आप जब भी अपने अपीलों का, आप आरटीआई आवेदन का आप निराकरण करें तो ये बहुत ही स्पष्टता से देखें कि आप इंफॉर्मेशन देने लायक है या नहीं है। ये जो तमाम जो बहाने होते हैं, मैं इसको बहाने बोलता हूँ कि ये फीस नहीं है या कोई दूसरी चीजें नहीं है, आरटीआई आवेदक जो है वकील है, ये आजकल इस तरह की काफी चीजें आ गई हैं। उसने अपने संस्था के नाम से लगाया है, आवेदक है लेकिन आवेदक के नीचे संस्था का नाम लिखा हुआ है। ये सारे तमाम बहाने हैं। तो इन बहानों को अवॉइड करते हुए जहां तक पॉसिबल हो वहां पर वो सेक्शन 5(3) के तहत सहयोग की भावना रखते हुए आरटीआई आवेदक के प्रति आरटीआई आवेदनों का निराकरण करें। जी सर, धन्यवाद। कार्यक्रम में आगे बढ़े और जगन्नाथ कुलकर्णी जी ने भी हैंड रेज किया हुआ। जगन्नाथ कुलकर्णी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात पूछें। जी नमस्कार सर। मुझे पूछना था, दो सवाल थे। एक तो था कि सीआईसी में जब एप्लीकेशन दी है तो कितने दिनों में उसका जवाब आना चाहिए, पहले। दूसरी है कि आरटीआई के तहत हो या जैसे आरटीआई आने के बाद है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इसके अंडर कोई जानकारी देना नहीं देना, ये कहाँ तक लागू होता है? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट क्या ये लागू है आज भी, और पुलिस को विशेष रूप से ये लागू है क्या? धन्यवाद सर। जी, तो इन्होंने क्वेश्चन सीआईसी से संबंधित किया है, तो शैलेश सर भी हैं, तो केंद्रीय सूचना आयोग में तो कोई ऐसा लिमिट निर्धारित है क्या जवाब देने का? हकीकत में निर्धारित होना चाहिए टाइम पीरियड, पर निर्धारित नहीं है। और जहां तक मैं जानता हूं आजकल बहुत कमीशन में 1 साल से 2 साल का टाइम पीरियड लग जाता है, जो कि गलत है। हम एक पीआईएल डाल के बैठे हैं बम्बई हाई कोर्ट में। 3 हाई कोर्ट के ऐसे डिसीजन हैं कि 45 दिन के अंदर सूचना आयोग को निर्णय देना चाहिए, मगर अभी तक कुछ अमल नहीं हो रहा है देश भर में। आपकी दूसरी बात जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट के बारे में, मेरे हिसाब से कानून को ढंग से पढ़ें तो इसका मतलब ये निकलता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बंद नहीं हो गया, मगर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का बहाना दे के आपको आरटीआई में इंफॉर्मेशन बनानी की जा सकती। अगर कोई ये कहता है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत ये सूचना नहीं देनी है और आरटीआई के अंदर देनी है, तो सूचना देनी पड़ेगी। मैं वापस रिपीट करता हूं, डिफॉल्ट मोड है सूचना के अधिकार का कि जनता मालिक है, जनता बादशाह या बेगम है। तो सब सूचना जनता की है और जो जनता की है उनको देनी चाहिए, सिवाय सेक्शन 8(1) और सेक्शन 9 को छोड़ के बाकी सब सूचनाएं देनी चाहिए। ये गलत है पोजीशन लेना कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में मना किया है। सेक्शन 22 क्लियरली कहता है कि वो देनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन। जी धन्यवाद। तो उम्मीद है जगन्नाथ जी आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। आप इसके लिए अपील करें, यदि वो जानकारी नहीं दे रहे हैं तो संभवतः जब आपकी अपील जाएगी आयोग में तो आपका सही निराकरण होगा। आगे बढ़े, ललित सोनी जी ने हैंड रेज किया हो। ललित सोनी जी अपना परिचय दें और अपना प्रश्न पूछें। ललित सोनी जी अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें प्लीज अपने आप को। भैया प्रणाम। पहले सभी
वरिष्ठ लोगों को मेरी ओर से नमस्कार। मेरी ओर से एक जानकारी को जानना चाह रहा हूँ। जैसे आत्मदीप जी सर ने दो चीजें बताई थी आरटी से जुड़े हुए, और मैं कुछ उनसे ही जानकारी चाह रहा हूँ। आत्मदीप जी सर हैं अभी? हाँ, आप अपनी बात पूछिए। उन्होंने एक बात बताई थी कि आरटी के अंतर्गत सभी प्राइवेट स्कूल आते हैं। अगर वे इस तरह की जानकारी छुपाते हैं तो इसके अंदर क्या अपन एफआईआर दर्ज कराना या इस तरह की शिकायतों को कर सकते हैं? मेरा पहला तो ये था। मेरा दूसरा ये था कि अगर अन्य राज्यों में आरटीआई के जो निर्णय होते, अन्य राज्यों के जो सूचना आयुक्त, जो माननीय सूचना आयुक्त जो है मुख्य सूचना आयुक्त जी, अगर वो कोई निर्णय देते हैं तो वो अन्य राज्यों पर लागू होता है क्या? मतलब पैन इंडिया जिसको बोल सकते हैं अपन कोर्ट की हाँ, एक विषय में पैन इंडिया हो सकता है ना। और तीसरे नंबर से मेरा एक और मेरा थोड़ा सा जानकारी थी कि माननीय नित्यानंद जी ने एक जानकारी दी थी प्राइवेट स्कूल से जुड़े हुए दिल्ली के एक फैसले की। तो अगर वे इस तरह का कोई फैसला है तो आपके माध्यम से हमें व्हाट्सएप के थ्रू अगर मिल जाए तो आपकी मेहरबानी होगी, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो आत्मदीप सर, इनका प्रश्न आपसे था आरटीई में जानकारी। आप एक एक प्रश्न बोलते जाए, एक एक प्रश्न है तो मैं इकट्ठे पूछ लिए थे। आरटीई में यदि गलत जानकारी मिले तो उस पर एफआईआर करवाना चाहते हैं। देखिए, एफआईआर का आरटीआई एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन राजस्थान के कुछ साथी इसका उपयोग कर रहे हैं भारतीय दंड संहिता के तहत एफआईआर दर्ज कराने, और कुछ मामले उन्होंने कोर्ट में भी पेश किए हैं। लेकिन हमारी जानकारी में अभी तक इस एफआईआर दर्ज कराने का, सूचना गलत देने के बारे में या न देने के बारे में, इसका कोई अंतिम परिणाम एफआईआर का या कोर्ट में जो भी फैसला वगैरह पेश किए उनका अभी तक हमारे सामने आया। ये आपके वेब पे निर्भर करता है, और इस वेबिनार में राजस्थान के जानकार साथी वकील इस बारे में डाल चुके हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। लीगल एम्बिट ऐप है उनका, उसको भी आप निःशुल्क एक मिस कॉल भी देंगे तो वो आपको फोन करके आपसे पूछेंगे और आपको गाइड। लीगल एम्बिट ऐप सर्च कर लीजिए गूगल से, जानकारी ले लीजिए। सर, इनका दूसरा प्रश्न ये था कि खैर वो तो एक कॉमन प्रश्न है, उसका तो जवाब इनको क्लियर होना चाहिए कि बिल्कुल वो लागू होता है। इनका ये था दूसरा प्रश्न कि यदि मान लीजिए उत्तर प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या महाराष्ट्र स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने एक ऑर्डर दिया हुआ है, तो क्या वही ऑर्डर ये आधार बनाकर एमपी में अपना जब आरटीआई की इनकी सुनवाई होती है अपील की, तो क्या वही ऑर्डर को ये आधार बना करके वहां से भी सिमिलर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं? मतलब बाइंडिंग है कि नहीं वो, जैसे मतलब इस तरह से कोई उस तरह का ऑर्डर का रेफरेंस दे करके सिमिलर रिजल्ट इनको दे सकता है सुनवाई में? देखिए, किसी अन्य राज्य के सूचना आयोग का निर्णय आप अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए अपनी अपील में या शिकायत में उद्धृत कर सकते हैं, उसका उल्लेख कर सकते हैं और उसके मुताबिक न्याय करने की आप फरियाद कर सकते हैं। लेकिन ये कोई भी सूचना आयोग बाध्य नहीं है कि वो दूसरे सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को माने ही। ये हर सूचना आयुक्त अपने विवेक पर निर्भर करता है, और आप देखेंगे कुछ मामलों में सूचना आयुक्तों को विरोधाभासी फैसले भी होंगे। किसी सूचना आयुक्त ने आदेश दिया कि इस मामले में जानकारी दी जाए, दूसरे सूचना आयुक्त ने अपील खारिज कर दी कि जानकारी दें। तो ऐसा कोई सर्वमान्य आदेश नहीं माना जा सकता है कि किसी केंद्रीय सूचना आयोग या किसी राज्य सूचना आयोग ने आदेश दे दिया तो उसको सब मानेंगे ही। अभी माननीय शैलेश भाई कह रहे थे सूचना आयोग से बड़ी तो हाई कोर्ट है। तीन हाई कोर्ट आदेश दे चुके हैं कि द्वितीय अपील का निपटारा सूचना आयोग 45 दिन के भीतर करें, लेकिन उसको ज्यादातर राज्य नहीं मान रहे। तो ये वैधानिक स्थिति है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जरूर पूरे देश में सब लोग मानने को बाध्य हैं। बाकी हाई कोर्ट के मामलों में भी लोग ये कानूनी आड़ ले सकते हैं कि ये एक मामले विशेष में दिया गया आदेश है, उस पर लागू होता है, ये सबके लिए आदेश नहीं। और सर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी जिस प्रकार से गांधी सर अपना तर्क देते रहते हैं एक दो मामलों को लेकर के, और गिरीश रामचंद्र, हाँ जी, कानून वो है जो रीजनिंग पे डिपेंडेंट हो। कारण सूचना आयोग के निर्णय भी जो रीजनिंग है, जो उसके कारण दिए हैं सूचना देने को या नहीं देने को, वो आर्ग्यू हो सकते हैं, मगर वो कानून के तौर पे लागू नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट का भी जो रीजन जजमेंट है और रीजंस के जरिए जो रेशियो डेसिडेंडी निकलता है,
वो कानून बनता है। सब कुछ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो कानून नहीं बनता है, वो उसी केस में लागू होता है। सिर्फ रेशियो, और ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है, मैं नहीं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी तभी लागू होते हैं जब रीजनिंग दी हो और उसका रेशियो डेसिडेंटी हो, वो कानून है, वो मानना पड़ेगा। बिल्कुल सर। ठीक है, तीसरा आगे प्रश्न। बढ़े। हाँ, तीसरा एक प्रश्न रह इन्होंने गया। एक आदेश के विषय में पूछा था कि स्कूलों के संदर्भ में दिल्ली का कोई है, तो नित्यानंद जी से इन्होंने प्रश्न किया था, उन्होंने शायद रेफरेंस दिया था। तो नित्यानंद जी, यदि वो ऑर्डर आपके पास होगा, यदि आप जुड़े हैं तो कृपया आप ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा, तो इन महाशय को हम भेज देंगे, आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, जिनके पास ऑर्डर होगा तो आपको मिल जाएगा। अक्षय गोस्वामी जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, शॉर्ट में अपनी बात पूछे, प्रश्न पूछे। सर मेरा ये पूछना था, ये मैं जानकारी 19 जनवरी 2021 ये एसआईसी ऑर्डर रिलीज करता है 15 दिन में जानकारी देने का। नेक्स्ट हियरिंग होती है 20/7 को। 20/7 को भी कोई 15 दिन में जानकारी, जनवरी में ऑर्डर पास कर देते हैं, दी जाए 20/7 को, फिर हियरिंग होती है, कोई ऑर्डर नहीं, इसको फॉलो नहीं किया जाता, जानकारी नहीं दिलवाई जाती, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। फिर उसके बाद में ये फर्स्ट अपील ऑफिसर ये लिख के दे रहा है एसआईसी को कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फर्स्ट अपील ऑफिसर द्वारा दिए गए आदेशों का पालन नहीं करता। ये हम कोर्ट को, कमीशन को लिख के दे चुके हैं। इसके बाद में हर एक मीटिंग में ये कहा जाता है कि हम हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को मेंशन करें और रिक्वेस्ट करें कमीशन से कि वो इस पे कार्रवाई करें। सेम केस ये रहा कमीशन को लिख के दिया हुआ ऑर्डर, जिसमें पंजाब हरियाणा का ऑर्डर नंबर 17758, ठीक है, और इसके बाद में यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट का 722 मुकुल अग्रवाल वर्सेस यूपी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कि 30 दिन में जानकारी देनी है, जानकारी नहीं देगी तो पेनल्टी क्लोज। तो अब नए कमिश्नर आ जाते हैं, वो अब इस केस को जहां जनवरी में 19 जनवरी 2021 को 15 दिन में जानकारी के लिए ऑर्डर पारित हुआ, सेम कमिश्नर 20/7 को हियरिंग होती है, हम रिक्वेस्ट करते हैं जानकारी नहीं दी गई है, आपके ऑर्डर को फॉलो नहीं करा, कोई ऑर्डर पास नहीं। फिर फर्स्ट अपील ऑफिसर लिख के दे देता है कि पीआईओ मेरी कहने इसको नहीं मान रहा, कोई आदेश पारित नहीं। 12 जनवरी को मैं रिटर्न रिक्वेस्ट करता हूं कमीशन को कि भाई ये ऑर्डर है हाई कोर्ट के, आप इनको रिक्वेस्ट में मानिए, ये चीजें बहुत अर्जेंट हैं क्योंकि ये केस जा चुका है और इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी है। इन्वेस्टिगेशन के लिए ये कागज जरूरी है, ये डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर चुका हूँ। फिर उसके बाद भी कमिश्नर साहब कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहे, डेट पे डेट दी जा रही है, तो कोर्ट के अलावा कोई चारा तो बचता नहीं है। तो फिर आदमी को फ्रस्ट्रेट करना कमीशन का काम हुआ या क्या हुआ? हमें मतलब कोर्ट को छोड़ दें तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो कहाँ गलत है? कमीशन का इस तरह से बार बार जायज है या नहीं? ठीक है, आपका प्रश्न सही है। गांधी सर, राहुल सर, इनके प्रश्न का जवाब गांधी सर। मेरे हिसाब से कमीशन कंप्लीट डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी है, अपना काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। जो आपने समझाया उस हिसाब से अगर बात है तो कमीशन को काम करना चाहिए और इसके लिए आपको पब्लिक दबाव बनाना पड़ेगा। इसके अलावा या कोर्ट में जा सकते हैं। मैं कबूल करता हूं कि कमीशन को अपना काम करना चाहिए, वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है। उसकी जो 19 जनवरी का ऑर्डर है, कमीशन का 15 दिन में जानकारी। अक्षय जी, आपने जो बताया वो हिसाब से मैं इतना ही कहता हूं कि कमीशन अपना काम नहीं कर रहा है और कमीशन को ये करना गलत है। कमीशन सरासर गलत है। अब हाई कोर्ट में जाना है या नहीं जाना है वो आप देखिए, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। पर आपके पास इसके लिए तरीका एक ही है, हाई कोर्ट में जाके आप इस बात को रखें और हाई कोर्ट से रिप्रिमांड दिलवाएं, कमीशन को डांट करवाएं, अगर तो शायद कुछ फर्क पड़े। अरे सुप्रीम कोर्ट की डांट को नहीं मानते हैं तो आप हाई कोर्ट की क्या बात मानेंगे? मैं यही कह रहा हूं कि कमीशन, उसके अलावा कोई तरीका मुझे नहीं दिखाई देता। सिर्फ रो सकते हैं और कह सकते हैं कि वो गलत है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ फर्क पड़ना है तो या दो चीज, या तो हाई कोर्ट में जाइए या छोड़ दीजिए। हम
कह सकते हैं कि कमीशन अपना काम नहीं कर रहा है। बात सही है, बात सही है, वही मैं ठीक कह है। रहा हूँ। मेरी आवाज सुनाई दे रही? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही बात कर। मैं यही कह रहा हूँ कि अभी 15 साल के बाद में सभी कमीशन के ऊपर सब लोग टूट पड़ना चाहिए, भाई आप काम नहीं कर रहे हो, और ये जब तक नहीं होगा तो ये चलता रहेगा। आप कमीशन के पास जाते रहेंगे, उनका सैलरी मिलता रहेगा, ये चलता रहेगा, लीव ले लेते रहेंगे, छुट्टियां मनाते रहेंगे। मैं ऐसे ही कहना है, एक दो कमिश्नर पूरे देश के लिए अच्छे हैं तो वो पूरा देश सुधरने वाला नहीं है। और सभी कमिश्नर में अगर काम गलत कर रहे हैं तो आप एक दूसरे कमिश्नर ने बताना चाहिए आप गलत कर रहे हैं, और ये चेतावनी देना चाहिए सभी नागरिकों ने, सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने, अगर ये उठा के लेना ही चाहिए, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी आगे। धन्यवाद। भास्कर प्रभु सर, आप एक चीज हमेशा कहते हैं कि कमिश्नर्स को, जैसे उदाहरण के लिए यदि राहुल जी अच्छा काम कर रहे हैं, उप्रेती जी या कोई भी व्यक्ति अच्छा काम कर रहे हैं, यदि ये अच्छा काम कर रहे हैं तो ठीक है, इनका इंडिविजुअल है कि वे अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, यदि उनके विरुद्ध राहुल जी या उप्रेती जी या कोई जी, मतलब इस तरह से बारेठ जी यदि वो वोकल हो गए, तो वो कहाँ तक तर्क संगत होगा? वो अच्छा नहीं कहलाएगा मेरे ख्याल से। उसमें फिर एक वो बन जाएगा, और कहीं ना कहीं वो जो ज्यादा काम ना करने वाले लोग हैं वो इनके ऊपर चढ़ जाएंगे और ये अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, मुझे ये लगता है। तो इसमें नहीं ये तो सामना नहीं शिवानंद जी, ये तो सामना करते रहना ही पड़ेगा। अच्छे कमिश्नर्स को भी ये सामना करते रहना पड़ेगा। जैसे कि महाराष्ट्र में हम लोग जब कमिश्नर सही उनको हम बता रहे थे कि भाई दिन में आप 25 डिस्पोजल्स आप आसानी से कर सकते हैं, तो हम कमीशन के ऑफिस में जाके बैठते थे। शैलेश जी को याद होगा कि शैलेश जी ने फॉर्मेट बनाए थे, हमने भी एक फॉर्मेट बनाया था, तो हम इट्स एन ओपन कोर्ट, तो हम वो उस ओपन कोर्ट में हम बैठते थे और हम लिखते थे, हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, लेकिन हम सिर्फ बैठ रहे थे, ना आर्ग्यूमेंट हम कर रहे थे, हम बैठ रहे थे। और एक दबाव बन गया था कि एक ऑर्डर के लिए उनको कितना टाइम जाता है, और उस टाइम के हिसाब में हमने वो टोटल बता दिया गया कि कम से कम आप 25 डिस्पोजल्स कर सकते हैं। अभी आपने इलाहाबाद के हाईकोर्ट की आपने मुझे लगता है कि मिस्टर व्यास ने लगता है शायद पब्लिश किया था, मेरे को बराबर याद नहीं, उसमें तो लिखा भी है आप एडजॉर्न करते नहीं बैठ सकते हैं। जब इनको ऑर्डर, इनको पावर्स ही नहीं है कंटिन्यूस एडजॉर्न करते ही बैठो। उन्होंने अगर समझो अभी पीआईओ अगर इंफॉर्मेशन देना नहीं जाता है तो वो पीआईओ को बुला सकता है, उनकी सिविल कोर्ट के राइट्स दिए हैं, वो भले बाद में पीआईओ कोर्ट में जाएगा, लेकिन अपनी पूरी प्रावधानें हैं उनके पास कि उस पीआईओ के ऊपर कार्रवाई करे। अपनी पावर्स को यूज जब पूरी नहीं करते हैं तो ये बाधाएं आती है। वे पब्लिक अथॉरिटी, हेड ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी को भी लिख सकती है, आपका पीआईओ इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है तो इसके ऊपर आप इंटरनली डिसिप्लिनरी इंक्वायरी कॉल करें, उनके एसीआर में डाले। ये बाकी सभी चीज का इस्तेमाल होना चाहिए इसके साथ में, तब इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा होगा। इनको भी दिक्कतें होंगी, किसको दिक्कतें नहीं होती है? आज हम लोग जो सूचना अधिकार के तहत जो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं या आंदोलन करते हैं, क्या दिक्कतें नहीं होती है? होती है, लेकिन ये तो फेस करना ही पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि मैं ओपनली कहना था, शैलेश जी है इस मीटिंग में, हम एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास हम गए थे मिलने के लिए और हमने शैलेश गांधी के ऑर्डर्स के बारे में रेफरेंस दिया। आप इसमें आप देख लीजिए, इसमें अगर शैलेश जी का गलती है तो आप बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्होंने बिना देखे कहा था शैलेश इज अ फूल। अरे ऐसे सब बातें जब कहती हैं तो शैलेश तो वे फेस करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग ने जो भी अच्छे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, ऐसा हम बोलते हैं, उस इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने अपना काम भी नहीं, दूसरों के बारे में अगर गलत हो रहा है तो एटलीस्ट उन्होंने बातें तो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, ऐसे अगर बातें करते नहीं रहेंगे तो ये नहीं होगा, मेरे हिसाब में नहीं होगा। क्योंकि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये दो इतने महत्वपूर्ण पहलू है सूचना अधिकार के लिए कि इनको देखिए मैं देखिए भास्कर प्रभु सर, आपने बहुत सही बात कही है, लेकिन हमें लगता है कि जैसे जो सूचना आयुक्त यहाँ पर आते हैं, जो वर्तमान सूचना आयुक्त हैं जो यहाँ पर आते हैं, हम लोगों के बीच में अपनी बातें रखते हैं, विशेष तौर पे राहुल सर, क्योंकि शुरुआत उन्होंने इस कार्यक्रम की करवाई और कि शुरू से वो एक मोटिव रहे हैं, बहुत बड़ा फोर्स रहे हैं इसको वो करने के लिए, और वो तो पब्लिकली बोलते आ रहे हैं
सब कुछ कर रहे हैं वो, लेकिन अब वो और क्या कर सकते हैं? क्या वो दूसरे सूचना आयुक्तों को, उनके जो कॉलीग्स वगैरह हैं, क्या उनसे वो लड़ जाएंगे? क्या उनको वो बोल सकते हैं? नहीं, ये तो लड़ना उनके पास अधिकार नहीं है। नहीं, शिवानंद जी, ये एक गलत फहमी है कि उन्होंने लड़ना चाहिए। मेरा ये कहना मतलब है कि हमने ओपनली अभी आस्ते अगर हम बात नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत दिक्कत होगी। अगर हम बोलेंगे वो हमारे वो अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, उन्होंने ऐसा किया, ये मुझे लगता है, राहुल सिंह के बारे में तो हम प्रशंसा कर ही रहे हैं, बाहर भी बोल रहे हैं कि आप भी ऐसे चालू करो या आप इस वेबिनार में आ जाओ, ऐसा हम बोलते हैं। हम महाराष्ट्र में सभी का, राहुल जी का टोटल रिपोर्ट हमने सभी इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास भेजा है, लेकिन किसी की बात ही नहीं आती है। तो मेरा कहना है कि राहुल जी और शैलेश जी, श्रीधर आचार्य, इवन वजाहत अभी बोले दे आर ऑल एक्सेप्शंस में देश तो नहीं चलेगा ना। मेरा ये कहना है राहुल जी का काम हम सराहनीय करें और उनको अपने कंधों पे बिठाएं, और दूसरे कमिश्नर जो काम नहीं करते हैं उनको शर्म करवाएं, तो शायद कुछ होगा। बिल्कुल। हाँ, तो ये काम हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग तो निरंतर कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, हर तरह से माध्यम से लोग ईमेल बना रहे हैं, ईमेल बना करके लिख रहे हैं। ऐसे एक्टिविस्ट इसमें सब जुड़े हुए हैं, अग्रवाल जी वगैरह हैं, देवेंद्र जी और इनके, और जायसवाल जी, और बहुत सारे हमारे साथी हैं राजस्थान से भी। थोक में ईमेल करते हैं आयोगों को, उनको बुरी तरह से लपेट रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं। तो उनको काफी इसका हो रहा है, लेकिन अभी उनके प्रभाव नहीं पड़ रहा ना इन चीजों का, वो दिक्कत की बात है। और फिर रही सही कसर, कोर्टें पूरा कर रही हैं। हमें तो लगता है कि सूचना आयुक्तों से ज्यादा हम लोगों को कोर्टों से खतरा हो गया है सूचना के लिए। ऐसे हमारे मतलब के ऑर्डर्स में ऐसे स्टे मिल रहे हैं कि लगता है कि मतलब सामान्य क्लर्क भी, मतलब हम टूटी कर रहे हैं माननीय जज महोदय लोगों का, लेकिन एक क्लर्क भी थोड़ा सा आवेदन पढ़ता है, उसके कार्यालय में जाता है तो कोई चीज जाती है तो थोड़ा पढ़ता है कि यार इसमें क्या लिखा हुआ है, और वो कैसे मतलब आदेश दे रहे हैं, हमें तो बहुत आश्चर्य हो रहा है। सर, इसमें अब आगे बढ़े और अब अगला प्रश्न ले लें। सुनील खंडेलवाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछें और किससे आपका प्रश्न है वो भी पूछें। सुनील खंडेलवाल जी। जी, मेरा प्रश्न श्री शैलेश जी से है कि जैसे अभी हमारी वित्तीय अपीलें CIC में जाती है तो सुनवाई के दौरान PIO उपस्थित नहीं होते, उनके एब्सेंट में निर्णय दे दिया जाता है कि इनको सूचनाएं 21 दिन के भीतर या 30 दिन के भीतर उपलब्ध करा दी जाए। वो 30 दिन बीत जाने के बाद, 45 दिन बीत जाने के बाद, 60 दिन के बाद भी सूचनाएं नहीं मिलती है, तो इस संबंध में हमें क्या करना चाहिए? इससे आपका प्रश्न है, ये भी बता दें। ये शैलेश जी से है, गांधी सर से है। हमें लगता है कि गांधी सर तो लीव कर गए क्या? हाँ, गांधी सर हमें लगता है कि कार्यक्रम में, हाँ राहुल सर बतला दें। अच्छा, राहुल सर से आपका प्रश्न है। राहुल सर कार्यक्रम में आप ये एक बार प्रश्न अपना दोहराएंगे? जी सर, मैं बोल रहा हूँ कि CIC में जब हमारी सुनवाई होती है तो वहाँ पर PIO अनुपस्थित रहते हैं। अनुपस्थित रहने के कारण उनको जो दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए वो सब कुछ नहीं होती है, और सूचना के लिए आयुक्त महोदय का निर्णय होता है कि इनको वांछित सूचनाएं 21 दिन के भीतर उपलब्ध करा दी जाए, किसी में 30 दिनों के भीतर का आदेश दिया जाता है, लेकिन 2-2 महीने बीत जाने के बाद भी सूचनाएं अप्राप्त रहती है। तो उस स्थिति में आगे क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, इसमें आप सेक्शन 18 के तहत आप राज्य सूचना आयोग को अप्रोच करेंगे, उनके आदेश की कॉपी लगाएंगे और उसमें लिखेंगे कि आपके इस आदेश में, इस दिनांक के आदेश में, इस पॉइंट नंबर में आपने आदेश दिया था कि इतने दिन के अंदर दिया जाए। आज और अपनी जो करंट की तारीख होगी वो लिखेंगे और साथ में बताएंगे कि आपको आज दिनांक तक जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है और इसीलिए जानकारी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ ये जो सूचना अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि होता ही है कि जब आप कई बार हमने देखा है कि आप इमीडिएटली
जो PIOs होते हैं उनको भी अगर आप खबर कर देते हैं तो वो अपने हिसाब से फिर वो जानकारी देने की कोशिश करते हैं, और फिर इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने जब वो शिकायत की सुनवाई होती है तो ये पता चलता है कि जानकारी मिल चुकी है। तो मेरा कहना है कई बार उल्लंघन होता है तो लंबी रस्सी छोड़िए, होने दीजिए, और उसके बाद कार्रवाई जो है वो फिर आप इंफॉर्मेशन कमीशन का ऑर्डर भी अगर नहीं दे रहे हैं, ऑर्डर के बावजूद जानकारी नहीं दे रहे, तो इसका मतलब साफ है कि इंटेंशन जो है वो लोक सूचना आयुक्त का वो बिल्कुल सही नहीं है, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी सोचने को बाध्य होंगे कि भाई जब उन्हीं का आदेश नहीं मान रहे हैं, सूचना आयोग का आदेश नहीं मान रहे हैं, और इससे पहले भी उल्लंघन हो चुका है, तो वो लोग भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। तो सेक्शन 18 में आप उसमें इमीडिएटली आप कंप्लेन कर दीजिए। जी धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि खंडेलवाल जी के प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। कृपया सेक्शन 18 का उपयोग करें। सूर्या सिंह जी हैं। सूर्या सिंह जी अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात पूछें। अनम्यूट कर लें अपने आप को प्लीज। एन के शर्मा हाथरस से NK शर्मा जी हैं, अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। सर हाँ सूर्य प्रकाश सिंह, मैं उत्तराखंड हरिद्वार से बोल रहा हूँ। डिप्टी जनरल मैनेजर उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक में हूँ मैं। डिप्टी जनरल मैनेजर DGM है आप सहकारी बैंक में उत्तराखंड? जी सर, उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। बताइए सूर्य जी। और हाँ सर, मेरे सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कि ऐसे वेबिनार में मैंने 2 बार इसको अटेंड किया। राहुल सर का मैं लाइव सुनता रहता हूँ, और मैं सबसे बड़ी बात यह है कि कई सूचनाओं की सहभागिता जो आपने आज विषय रखा है कि निजी संस्थाओं को इसमें सहभागिता रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। तो मेरा सुझाव है कि जहाँ पर अगर 100 या 200 से ज़्यादा सहभागिता हो, जनप्रतिनिधि या जैसे पब्लिक जितने शिक्षण संस्थान हैं, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं जिनमें फीस का सेटअप कोई निर्धारित नहीं है और जन सहभागिता रहती है बहुत ज़्यादा। सरकार ने की तरफ से उनको वेतन भत्ते भी मिलते हैं। तो इन शिक्षण संस्थाओं को जरूर सूचना अधिकार में सम्मिलित किया जाए। दूसरा विषय हमारा सर ये है कि क्या जो हमारा सूचना आयोग की शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं उनमें बार बार सुधार होना या राजनीतिकरण होना उचित है? सर राहुल सर से मैं जानकारी चाहूंगा, क्योंकि वो स्वयं इस समय पद पर आसीन है। प्रश्न अगर उनके स्तर का ना हो तो ऐसा नहीं है कि मैं ये चाहता हूं कि राजनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप होगा। अगर कोई IAS अधिकारी एज ए गवर्नमेंट की कृपा पर अगर नियुक्त होता है एज ए सूचना आयुक्त, तो कहीं कोई सूचनाओं में उसका असर तो नहीं रहेगा सर? जी देखिए सूर्या सिंह जी, ये जो आपका सवाल है कि किस तरह का सरकार का हस्तक्षेप हो सकता है, तो जो व्यवस्था बनाई गई है वो पूरी तरह से, जब ये कानून बना था, ये दुनिया के तमाम बेहतरीन कानूनों में से, जो सूचना के अधिकार को लेकर कानून बने हुए हैं पूरी दुनिया में, वर्ल्ड ओवर जो हैं लॉ, तो उन एक्टों में सबसे बेहतरीन कानूनों में से एक है हमारे देश का कानून। तो इसमें हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। इवन जो रीअपॉइंटमेंट है इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, जैसे मैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर हूँ मध्य प्रदेश का, तो मेरा इसी पद पे रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। ये इसलिए कि ताकि मैं विदाउट एनी फियर एंड फेवर में काम कर सकूं। मुझे सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि सरकार मेरा कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि वो वापस मेरा रीअपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, ऐसा कानून में भी प्रावधान नहीं है। तो ये पूरा जो एक्ट है ये इसी हिसाब से बना हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि आप जब ये देख रहे हैं कि देश में कानून में एक व्यवस्था अपनी जगह है और नियमों को थोड़ा सा जो ट्वीक करते हैं और किस हिसाब से कुछ लोग आ जाते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन उसमें जब कानून बना था तो व्यवस्था बहुत ही स्पष्ट थी कि विदाउट फियर एंड फेवर आप काम कर सकते हैं।
अब ये इंडिविजुअल लोगों का मामला है कि वो किस हिसाब से काम करते हैं, वो किसके प्रति प्रतिबद्ध है। जैसे मुझे लगता है कि आप जब इस पद पर आते हैं तो आपको जनता की आवाज सुननी चाहिए और जनता की तरफ देखना चाहिए। जिन्हें आपसे अपेक्षा है, जो आरटीआई लगाते हैं, उनकी तरफ देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक मुहिम जो है एक पारदर्शिता की, वो छेड़ी हुई है, वो उसके लिए लड़ रहे हैं। तो प्राइमरीली जो पूरा आरटीआई एक्ट है वो भी आप देखिए, वो एक पारदर्शिता के तरफ उसका पूरी तरह से झुकाव है। पूरा एक्ट ही उस हिसाब से बना है कि जानकारी देनी है, जानकारी रोकने के लिए ये एक्ट नहीं बना है, पहली बात तो ये। तो इसीलिए जितने लोग हैं जो सूचना आयुक्त हैं, उनको कम से कम ये देख करके निर्णय लेना चाहिए कि इससे जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो आवेदन दे रहे हैं लोग, उनकी आवाज किस तरह से बुलंद हो सकती है, वो किस तरह से सही है, उनकी आवाज किस तरह से सशक्त हो, और इस हिसाब से अपने निर्णय उनको सुनाने चाहिए। तभी वो एक मुझे लगता है कि सही काम कर पाएंगे सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रति। और सर सूर्या सिंह जी बताए हैं कि वो डिप्टी जनरल मैनेजर है सहकारी बैंक में, और हम लोग तो सहकारी बैंकों से ही परेशान रहते हैं। वो स्वयं कहते हैं कि हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है सहकारी संस्थान और ये चीजें हैं। तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि वो भी आरटीआई के दायरे में आ जाए। मेरा ये कहना है कि पूरा मामला ये हुआ है कि सहकारी संस्थाएं तो देखिए आती हैं, हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट का एक थलापलम जजमेंट आया, और हमारे देश में क्या होता है कि हर जजमेंट का मिस इंटरप्रिटेशन बहुत होता है। तो राइट लेफ्ट सेंटर ये शुरू हो गया कि जितने लोक सूचना अधिकारी हैं उन्होंने, और जितने सूचना आयुक्त उन्होंने जानकारी को देना इस स्तर पे मना कर दिया कि सूचना का अधिकार अधिनियम कोऑपरेटिव या निजी संस्थाओं इन सब पर लागू नहीं होता है। मेरा कहना है कि कोई भी सूचना आयुक्त है या कोई भी आरटीआई आवेदक है, वो आरटीआई आवेदन जब लगा रहे हैं तो आप बेसिक चीज आप देखिए कि धारा 2 के तहत जो जानकारी आप मांग रहे हैं वो सूचना के दायरे में आती या नहीं आती है। धारा 2 जिसके तहत जिससे आप जानकारी चाह रहे हैं वो व्यक्ति वो संस्था सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में आते या नहीं आते, बस इतना देख ले। इनडायरेक्टली भी अगर वो आ रहे हैं, जैसे कि प्राइवेट संस्थाएं कई आती हैं, प्राइवेट संस्थाओं की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है, जो रेगुलेटरी उनकी बॉडीज होती हैं, जो विभाग होते हैं, उनके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है प्राइवेट संस्थाओं की जानकारी। तो इतनी बस जानकारी देख लें आप, धारा 2 के तहत जो बेयर एक्ट है आप उसको पढ़ लें, और उस हिसाब से अगर आप काम करें तो मुझे लगता है कि उसमें कोई ये जो गुंजाइश हो रही है अभी थोड़ी बहुत, जो इसको लेकर के भ्रम की स्थिति बन रही है, वो नहीं रहेगी। जी सर धन्यवाद। सुरेंद्र भनोत जी ने एक संदेश बहुत अच्छा दिया है चैट बॉक्स में। उनका ये कहना है कि लोग सेक्शन 7-8 को अच्छे से पढ़ते नहीं है, इसलिए ज्यादा प्रश्न पूछते रहते हैं। तो सभी जो हमारे जुड़े हुए साथी हैं वो कम प्रश्न पूछें और उनके सलाह का पालन करें। बात सही है, अध्ययन करना बहुत आवश्यक है हम सबके लिए। एनके शर्मा जी हैं हथरस से एनके शर्मा जी हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लें, पूछें शर्मा जी आपका प्रश्न, अपना परिचय दें। अपने आप को अनम्यूट कर लें पहले एनके शर्मा जी। ठीक है शर्मा, हाँ शर्मा जी बताएं। हेलो शर्मा जी आप पूछिए, आपका क्या प्रश्न है, प्लीज टाइम ज्यादा जाया मत करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा नेटवर्क अपना। हाँ नीलेश जैन जी उन्होंने अपना वो म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट नहीं किया। हेलो हाँ जी बताएं नीलेश जैन जी। हाँ सर सभी को नमस्कार। मेरा सर आज का जो टॉपिक है उससे संबंधित मैं पूछना चाह रहा था कि आजकल क्या होता है सर कि जैसे सरकारी संस्थाएं रहती हैं वो अपनी अनुषंगिक संस्थाएं बना लेती हैं, सब्सिडरीज, उनके माध्यम से काम करवाती है। जैसे आप अभी जो चर्चा चल रही थी सीएम हेल्पलाइन के ऊपर, सीएम हेल्पलाइन भी प्राइवेट लोगों द्वारा संभाला जाता है और रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इसी तरह बैंकिंग इंडस्ट्री में भी कुछ काम ऐसे हैं जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों के द्वारा कराए जा रहे हैं, और यदि हम उनसे अनुबंध की कॉपी या कुछ भी ऐसी जानकारी उनके बीच के संबंधों की मांगते हैं तो 8-1 का हवाला देके मना कर दिया जाता है। तो
इनका सीधा संबंध जनता से रहता है, पब्लिक इंटरेस्ट से भी इनका सीधा संबंध है, तो हम किस तरह से इनसे इनके कंट्रोल के भी जानकारी ले सकते हैं? जानकारी तो आप ले सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सेक्शन 2 आप देखिए, बस सेक्शन 2 को फॉलो करिए। जो जानकारी मान लीजिए सीएम हेल्पलाइन है या कोई दूसरी अन्य संस्थाएं हैं, किसी भी ऐसी संस्था जो कि शासन से जुड़ी हुई है, शासन से वित्तीय सहयोग प्राप्त कर रही है, वो, और साथ में जो पूरी तरह से शासन के नियंत्रणाधीन है, जिसके ऊपर शासन का कंट्रोल हो, ऐसी संस्थाओं की जानकारी आरटीआई एक्ट के माध्यम से ली जा सकती है। तो आप जो भी कंट्रोलिंग उसकी विभाग हो, वहां आप आरटीआई आवेदन लगा करके उस संस्था की जानकारी आप ले सकते हैं, उसको वो देने से मना नहीं कर सकते हैं। जहां तक जो अगर सेक्शन 81 के तहत अगर किसी उपबंध के तहत वो जानकारी देने से मना करते हैं, आप उसको कंटेस्ट करिए, फर्स्ट अपील में उसको रखिए अपनी बात को कि भाई ये जानकारी देनी होगी, इसका उल्लंघन नहीं होता है। और चूंकि उसमें थोड़ा सा लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट आप उसमें अपना बताइए, अपना रीजनिंग दीजिए, ये जानकारी इसलिए देना जरूरी है क्योंकि इससे ये खुलासा होगा या ये चीजें सामने आएगी, पारदर्शिता बनेगी, और इसीलिए। और साथ में आप जानकारी जो है, देखिए 81J तो लागू होता नहीं है, क्योंकि जानकारी आप अधिकतर इसमें जानकारी आप सिर्फ शासन से प्राप्त कर सकते हैं। और सेक्शन 2 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो जानकारी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनके क्रियाकलाप की अगर आप जानकारी ले रहे हैं, तो प्राइवेट संस्थाओं को अपने रेगुलेशन के लिए जो भी वो ऑपरेशन कर रहे हैं, उस ऑपरेशन के लिए वो पर्टिकुलर कुछ जानकारियां जो हैं, जो जरूरी होती है, वो शासन के अपने संबंधित विभाग को वो उपलब्ध कराते ही हैं, एज पर रूल वो कराते हैं। तो आप तो वही जानकारी ले रहे हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है सरकार के पास, तो आप ले सकते हैं वो जानकारी। उसमें कोई मतलब ऐसी स्थिति नहीं है जिसको लेकर के आप कंफ्यूजन के इसमें रहे। और मुझे लगता है कि आप उसमें अपील करिए, चैलेंज करिए, और इस तरह से प्राइवेट संस्थाएं जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से शासन के कंट्रोल में है, जहां से शासन जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। आपने तो सीधा संबंध बताया है, अभी जो दो तीन संस्थाओं के आपने नाम लिए, वहां तो सीधा संबंध है, लेकिन मैं तो आगे बढ़कर के बता रहा हूँ आपको कि ऐसी संस्थाएं जिनका सीधा संबंध भी नहीं हो, जैसे कि मान लीजिए कि कोई हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिसे ग्रांट भी नहीं मिलता हो शासन से, आप उसकी जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। एनके शर्मा जी, मुझे कुछ कहना है इसमें। जी ब्रो। सर मेरा नेटवर्क नहीं मिल पाता, अगर मेरी आवाज सुनने हैं तो यस बोलिए पहले। आपकी आवाज सुनाई। अच्छा, आपका सवाल आप बता दीजिए एनके शर्मा जी, उसके बाद भास्कर प्रभु जी। हाँ सर आवाज सुन पा रहे हैं? यस। हाँ सवाल। हाँ सर, मैं सबको पहले प्रणाम करता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन और मेरा एक निवेदन है राहुल सर जी से। मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में धारा 5(5) के अधिकारी जो मनोनीत किए गए हैं, 19 वन के अंतर्गत मनोनीत किए गए हैं, उनको प्रशिक्षण कराया गया है, उनको प्रशिक्षण ही नहीं लिया गया है, तो सूचना अधिकार का पालन वो कहां से करेंगे? ठीक है, 5(5) के तहत किसी को मनोनीत नहीं किया जाता है। 5(5) में ऐसा होता है, 5(4) के तहत जो है लोक सूचना अधिकारी अगर किसी भी अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए लिखते हैं, तो वो धारा 5(4) के तहत अनुरोध के रूप में माना जाएगा, और वो अनुरोध एक ऑब्लिगेशन है पीआईओ के ऊपर, उनको जानकारी उपलब्ध कराना है धारा 5(5) के तहत। तो 5(5) के तहत। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि 5(3) में सहयोग की बात लिखी हुई है। 5(3) में युक्तायुक्त किसी प्रकार की सहायता उत्तर प्रदेश में जन सूचना अधिकारी नहीं करते। हाँ, आप सही कह रहे हैं, तो इसीलिए तो उनके ऊपर पेनल्टी भी तो लगती है ना। हेलो। हाँ, इसीलिए तो इनके ऊपर पेनल्टी भी तो लगती है, आप सही कह रहे हैं सर। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ 30 डे और 45 डे का टाइम दिया हुआ है, अपील मार्गदर्शिका का अनुपालन अपील अधिकारी भी नहीं करते, तो उन पर पृथक जुर्माना लगाया जाना चाहिए आयोग में। मैं आपको बता देता हूँ कि जो एपलेट अथॉरिटी होती है उनके अगेंस्ट जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं है, ये बहुत ही स्पष्ट है। सूचना के अधिकार अधिनियम में सिर्फ पीआईओ के विरुद्ध जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर पीआईओ जिसको लिखेगा धारा 5(4) के तहत
जिसको भी अनुरोध करेगा जानकारी दिलाने के लिए, उसके विरुद्ध जुर्माना लगाया जा सकता है। एपलेट अथॉरिटी के खिलाफ जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि 19(8)A के तहत, धारा 19(8)A के तहत जो राज्य सूचना आयोग थे वो उनके कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लिख सकते हैं अप्रिय अधिकारी के, कि अप्रिय अधिकारी अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, ये सर्विस कंडक्ट रूल्स का वॉयलेशन है। एज पर एक्ट 45 डेज में इनको अपील का निर्धारण करना था, उन्होंने नहीं किया। समय सीमाबद्ध तरीके से एक्ट में इसका प्रोविजन है। इसका मतलब है कि अप्रिय अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति सीरियस नहीं है और ये सर्विस कंडक्ट रूल्स का वॉयलेशन है। तो जो अप्रिय अधिकारी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, इस तरह का आप एक कंप्लेंट दायर कर सकते हैं सीधे उनके कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास, और इसमें सूचना आयोग जो है वो भी उसमें उनको लिख सकते हैं। धन्यवाद। भास्कर बाबू जी इसमें कुछ बता रहे थे। हाँ, उनको सुनो। हाँ, तो मुझे ये कहना था कि जो भी सेक्शन 4(1)B अगर हम पढ़े तो 120 दिन में जो पहले जितने भी उन्होंने डिसीजंस लिए उसके बारे में सेक्शन 4 मैनुअल पब्लिश होनी थी। और वैसे ही आगे जो भी डिसीजंस होते हैं, जैसे कि सरकार कोई टेंडर देती है या कुछ देती है, तो मैं सभी को एक सेक्शन के बारे में कुछ पॉइंट सब सेक्शंस बताना चाहता हूं कि उन्होंने देखना चाहिए कि उस पब्लिक अथॉरिटी को पूछना चाहिए कि भाई सेक्शन 4(1)B(3) कहता है कि प्रोसीजर फॉलोड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग चैनल्स ऑफ सुपरविजन एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी किसी प्राइवेट संस्था को अपॉइंट करती है कुछ काम करने के लिए, तो ये तो उसमें उनके टेंडर में लिखा हुआ ही रहता है कि प्रोसीजर क्या है। अगर एक ऑफिसर को मॉनिटर के लिए अपॉइंट किया गया रहता है या कोई ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स को अपॉइंट किया रहता है, तो ये प्रोसीजर फॉलोड उन्होंने एप्लीकेंट ने ये पूछना चाहिए, हमें बताइए कि प्रोसीजर फॉलोड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग चैनल्स ऑफ सुपरविजन। यानी कोई भी प्राइवेट अथॉरिटी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी अपॉइंट करते हैं तो उनकी चैनल्स ऑफ सुपरविजन रहती है और अकाउंटेबिलिटी रहती है, वो पूछना चाहिए। सेकंड जो है कि हर एक टेंडर में बताया दिया रहता है नॉर्म्स सेट बाय इट फॉर डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन। यानी पब्लिक अथॉरिटी ने दूसरे को प्राइवेट को किया रहेगा तो नॉर्म्स भी डाले हुए रहते हैं डिस्चार्ज करने के लिए। सेकंड जो है कि हर एक चीज में रूल्स रेगुलेशन, आप सेक्शन 4(1)B(5) देखें तो रूल्स रेगुलेशन इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स रिकॉर्ड्स एंड हेल्ड बाय इट अंडर इट्स कंट्रोल। मेरा ना पब्लिक अथॉरिटी एक डॉक्यूमेंट ही रहता है कि क्या क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने उनको डॉक्यूमेंट भेजने हैं या रिकॉर्ड रखने हैं, बार चार्ट भेजना है या क्वालिटी अप्रूवल्स भेजना है, ये सभी कुछ पब्लिक अथॉरिटी को सबमिट किया रहता है, उनके रिकॉर्ड में आता है। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर डायरेक्टली आरटीआई में नहीं आता है तो ये 5 पॉइंट्स अगर लिख के वे भेजेंगे तो उनको जवाब देना ही पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर बीइंग हेल्ड बाय इट अंडर इट्स कंट्रोल। स्टेटमेंट ऑफ कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के उनके पास रहते हैं। तो हम ये सोशल ऑडिट के टाइम में, जैसे अभी महाराष्ट्र में एक पूरे देश में वैसा सिस्टम नहीं है, वो है कि महाराष्ट्र में मुंबई के जितने भी ओल्ड बिल्डिंग्स है, रेंट कंट्रोल एक्ट में जो बिल्डिंग्स हैं उसको हम सेस पेमेंट करते हैं और वो सेस पेमेंट के थ्रू से मेजर रिपेयर्स जो है मुंबई में वो रिपेयर बोर्ड करती है, महाराष्ट्र की म्हाडा रिपेयर बोर्ड करती है। और रिपेयर बोर्ड का जो भी होता है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से होता है, लेकिन वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ये पांचों निगरानी रहती है, गवर्नमेंट की निगरानी रहती है, आर्किटेक्ट का निगरानी रहता है, सबका रहता है। तो हम प्राइवेट डायरेक्टली नहीं आता है तो हम उस रिपेयर बोर्ड को पूछते हैं कि भैया हमें ये 5 चीजें बताओ। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी पब्लिक अथॉरिटी ने अपॉइंट की है वो सेक्शन 4 के ये 2, 3, 4, 5, 6 ये 5 पॉइंट डालकर उनका मॉनिटरिंग, उनका चेक के हिसाब में क्या उन्होंने पब्लिक अथॉरिटी ने रूल्स बनाए हैं ये सब पूछना चाहिए। उसके बाद में उस चीज का हम लोग सोशल ऑडिट भी कर सकते हैं अंडर सेक्शन 2(FJ)। मुझे लगता है कि सूचना अधिकार इतना सुंदर है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर गलत काम करता है वो तुम प्राइवेट बॉडी को अपॉइंट करो या किसी को अपॉइंट करो, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो भले डायरेक्ट प्राइवेट बॉडी नहीं आती है तो गवर्नमेंट के थ्रू से हम उसका अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं। ये मेरा कहना है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भास्कर प्रभु सर। और
कार्यक्रम में आगे बढ़े और लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं। अशोक कुमार जायसवाल जी, आप अपनी बात पूछिए, बड़ी देर से आप अपने आप को अनम्यूट करने की बात कर रहे हैं, प्लीज। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी सर। राहुल सर, मुझे 2 क्वेश्चन रखना है। एक तो क्या कोई सूचना जब पब्लिक डोमेन में डाल दी जाती है तो क्या वो लोक प्राधिकारी के अंडर में नहीं रह जाती वो सूचना? हेलो। हाँ ठीक है ना, एक आपकी बात हो गई, दूसरा आपका प्रश्न? दूसरा, जो कार्मिक विभाग ने 23/3/2016 को एक आदेश जारी किया था, उस आदेश के संदर्भ में कार्मिक विभाग ने दिल्ली 23/3/2016 को फाइल नंबर 1/1/2013 IR दिनांक 23/3/2016, जिसमें सभी आवेदन और उसके रिप्लाई को वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। जब मैं इसकी सूचना स्टेट बैंक से मांग रहा हूँ तो वो लिख के दे रहे हैं कि यह सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्राप्त RTI अपील आवेदनों की संख्या बहुत बड़ी है, लगभग 35,000 आवेदन प्रतिवर्ष, लगभग 6,000 अपील प्रतिवर्ष, जो देश भर के लोक सूचना अधिकारियों द्वारा प्राप्त की जाती है, 1200 सूचना अधिकारियों द्वारा प्राप्त की जाती है। इतनी बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों एवं अपीलों से प्राप्त व्यक्तिगत जानकारी एवं तृतीय पक्ष की जानकारी वाले आवेदनों को, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत छूट प्रदान की गई है, अलग अलग करना असंभव है। इसका संग्रह संकलन लोक सूचना प्राधिकार के संसाधनों को अनुपातिक रूप से विचलित करेगा। अतः ऐसी सूचना को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 के अंतर्गत पृथकीकरण से छूट प्राप्त है। स्वतः पृथकीकरण के तहत बैंक के हर संभव प्रयास करने योग्य जानकारी का खुलासा बैंक की वेबसाइट पे किया हुआ है। साथ ही बैंक द्वारा प्राप्त निपटारा करते हुए आवेदनों अपीलों को समेकित डाटा भी बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस संदर्भ में हम भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अशोक कुमार जायसवाल जी, मुझे आपकी है ना आवाज थोड़ी सी वो बहुत कम आवाज आ रही, तो मैं प्रश्न सुन नहीं पा रहा हूँ आपका। आप सीधे सिंपल प्रश्न पूछ लीजिए। हेलो। डिटेल देने की अब आवाज आ रही है? अब आ रही है। आप पहला प्रश्न पूछिए, मैं पहला प्रश्न का जवाब देता हूँ, फिर दूसरे प्रश्न आता है। हाँ बताइए, पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये था कि जैसे कोई सूचना जो है वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई, तो क्या वो लोक प्राधिकारी के अंतर्गत नहीं रह जाती, क्या उसके नियंत्रणाधीन नहीं रह जाती है? बिल्कुल, वो लोक प्राधिकारी के अधीन है, और कोई भी सूचना अगर वेबसाइट पे लोड की जाती है, अपलोड की जाती है, तो वो पूरी तरह से लोक प्राधिकारी के अधीन ही है। और आप उसमें अगर देखिए, अगर आप इंसिस्ट करते हैं कि आपको सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए, तो सर्टिफाइड कॉपीज आप लेने के सेक्शन 2 के तहत ये आपका हक है, आपका अधिकार है, आप सर्टिफाइड कॉपीज के लिए इंसिस्ट कर सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इन्फॉर्मेशन लोग वो वहाँ पर पोर्टल पर है। क्योंकि कई बार लोगों को जरूरत होती है कि हमें इसकी सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए रहती है, कई बार कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, पिटिशन लगाने के लिए जरूरत रहती है, तो उसमें वो प्राप्त कर सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज लेने का प्रावधान है। और इस आधार पर जानकारी को नहीं मना किया जा सकता है कि वो सेक्शन 4 के तहत, क्योंकि ये जानकारी जो दी जा रही है वेबसाइट पर, वो भी सेक्शन 4 का ही पार्ट है, सेक्शन 4 का ही कंप्लायंस है। दूसरा प्रश्न पूछिए अशोक कुमार जी। राहुल सर, इसमें एक CIC के नंबर का हवाला देकर उन्होंने लिखा है, एक बार सार्वजनिक डोमेन और वेबसाइट पर जानकारी प्रदान कर दी गई है तो जानकारी अब किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में या उसके नियंत्रण में नहीं रहती है, इसलिए अब यह सूचना के अधिकार के रूप में पहुंच योग्य नहीं है। उन्होंने बहुत स्पष्ट लिख के दिया है और CIC के एक नंबर का हवाला भी दिया है। गलत है। आप पहुंच से मतलब ने क्या है, आपने सर्टिफाइड कॉपी मांगी थी क्या? हाँ, सर्टिफाइड कॉपी मांगी थी। हाँ ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी आप ले सकते हैं, वो तो वो आपका अधिकार है। उसमें मुझे लग रहा है कि एक मद्रास हाई कोर्ट का एक, नहीं मद्रास का नहीं, केरल हाई कोर्ट का एक मामला है। वहाँ पर एक एडवोकेट थे, उन्होंने सर्टिफाइड कॉपी के लिए कोर्ट में RTI आवेदन पर उनका डिस्प्यूट हुआ, उनको सर्टिफाइड कॉपी नहीं दे रहे थे, तो ये मैटर वो लेकर के वहाँ के केरल के हाई कोर्ट में गए। तो केरल के हाई कोर्ट ने फिर रूलिंग दी है उसमें कि सर्टिफाइड कॉपी लेना एज पर RTI एक्ट सेक्शन 2 में उसका प्रावधान है, और वो लेना उस RTI आवेदक का अधिकार है। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं राहुल सर। दूसरा प्रश्न, अब वो जो कार्मिक विभाग नई दिल्ली का था, जिसमें आवेदन और उसका रिप्लाई वेबसाइट पे अपलोड करना अनिवार्य है, उसके संबंध में इन्होंने 4 पॉइंट लिखा हुआ है।
एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदनों अपीलों की संख्या बहुत बड़ी है। लगभग 35,000 आवेदन प्रतिवर्ष एवं लगभग 6,000 अपील प्रतिवर्ष, जो देश भर के 1200 लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त होती है। इतनी बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों एवं अपीलों को व्यक्तिगत जानकारी एवं तृतीय पक्ष की जानकारी वाले आवेदनों को, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत छूट प्राप्त की गई है, अलग अलग करना असंभव है। इसका संग्रह संकलन लोक सूचना आधिकारिक संसाधनों को आनुपातिक रूप से विचलित करेगा। अतः ऐसी सूचना को सूचना के अधिकार अधिनियम। अशोक कुमार जायसवाल जी, आपके प्रश्न से ही मुझे समझ में आ रहा है कि बेसिकली आपने जो बात कही है, वो आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी, वो आपने सेक्शन 8(1) से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी उनकी, जो कि जिसको बैंक मान रहा है कि ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। नहीं सर, नहीं, मैंने उसमें संख्या, वो तो इसको दे ही नहीं रहे कि 8(1) है। मैंने इतना कहा था, मैंने जो सूचना मांगी थी उसमें संख्या मांगी थी, संख्या ये देते भी हैं। हाँ, संख्या मांगी थी, देते भी हैं, लेकिन इसको अपलोड करने के लिए मना कर रहे हैं। जो मैंने उसका हवाला देते हुए इसको अपलोड करने की बात कही थी। आपने कहा सेक्शन 8(1)(j)। नहीं, मैंने इनसे सूचना मांगी कि डीआरटी में जो भी केस, पूरा बताइए। मैंने मांगा था डीआरटी में 1 मार्च 2020 से सूचना प्रदान करने के कार्य कुल कितने जो है केस डीआरटी में भेजे गए हैं, तो इन्होंने कहा वेबसाइट पे सूचना दे दी। और दूसरा हमने मांगा कि कार्मिक विभाग द्वारा प्रचलित मतलब आदेश ये 23/3/2016 के हिसाब से इसको वेबसाइट पे अपलोड करिए सूचना को। तो उन्होंने सूचना को अपलोड करने के संबंध में इतनी सारी बातें लिखी हुई है। नहीं तो देखिए, अगर मेरा ये कहना है कि उसमें अगर इतना इन्फॉर्मेशन आपने कब से कब तक का मांगा है? 1 मार्च सर इसमें 1 मिनट रुकिए, 2020 से 2020 से मैं चाहता हूँ कुछ इसमें। जी हाँ, इसमें सेक्शन 4 के कंप्लायंस का मामला है। नहीं, मेरा कहना है कि देखिए, मैं कुछ बोल सकता हूँ इस चीज में। हाँ, बोलिए ना। मुझे लगता है कि जो देखिए, जो हम चाहते हैं वो सब कुछ पब्लिश होना चाहिए, ये नहीं हो सकता है। कन्विंस करना पड़ता है कि, और उसके बाद में सूचना आयोग इसका रिकमेंडेटरी ये बता सकते हैं। आरटीआई के एप्लीकेशंस और उसके जवाब अपलोड होने चाहिए, ऐसा डीओपीटी का सर्कुलर है, नहीं है करके मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन उसके बाद में और एक सर्कुलर आया ताकि एप्लीकेंट का नाम, और वही कह रहे हैं हम और शैलेश जी कि दूसरों की पारदर्शिता चाहिए लेकिन हम लोगों की पारदर्शिता नहीं। तो एक लोगों ने बहुत अपील की और एक आरटीआई एप्लीकेंट जो है कोर्ट में गए और उन्होंने बोला कि आरटीआई एप्लीकेंट का नाम आना नहीं चाहिए आरटीआई एप्लीकेशन के वेबसाइट में। उसके बाद में वो अपलोड होना रुक गया कि इट इज हाईली इम्पॉसिबल दैट कि हर एक का आरटीआई का नाम मास्किंग करे, वो किसने जवाब दिया उसको मास्किंग करे, ये सब करके अगर पब्लिश होना है तो ये कभी नहीं होगा, वो सर्कुलर नाम के लिए रह जाएगा और ये होगा नहीं। दूसरी जो बात है वो रिकॉर्ड आप पूछ रहे हैं कि 5 साल में हुआ कितना, ये कितना हुआ, ये आप पूछ रहे हैं। अगर उनके पास रिकॉर्ड है तो वे देंगे, अगर उनके पास नहीं है तो वे नहीं देंगे। आपके लिए रिकॉर्ड तैयार करके देने की जरूरत नहीं है सूचना अधिकार में। धन्यवाद। मुझे लगता है सर आपका जवाब आ गया है इसमें। इसमें इनका ये कहना था कि डीओपीटी का एक सर्कुलर था जिसमें जो भी आरटीआई आवेदन दिए जाते हैं, जो उनसे जवाब प्राप्त होते हैं, ये सब पोर्टल पर रखे जाए पूरे देश में। डीओपीटी का ये था सर्कुलर और उसका पालन नहीं हो रहा है। इनका कहना सिर्फ ये है, सीधा सीधा। नहीं, उसके बाद में और एक सर्कुलर आया है, उसमें बता दिया गया है कि जो नाम है आरटीआई एप्लीकेंट का नाम पब्लिश नहीं होना चाहिए। अभी देखिए ये प्रैक्टिकल नहीं है। सी देयर इज अच्छा ओके, तो आपने कहा गया है, जरा सुनिए, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए दोनों। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में ये बता दिया गया है कि एवरी पर्सन एवरीथिंग शुड बी रीजनेबल इनफ। सो इट विल बी हाईली इम्पॉसिबल कि हर एक एप्लीकेंट का नाम को मास्किंग करे फिर वो आरटीआई एप्लीकेशन पब्लिश करे। तो इतनी डिजिटलाइजेशन हमारे पास अभी कोई भी पब्लिक अथॉरिटी में नहीं हुआ है और ये कोशिश भी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ दोनों सर्कुलर का अगर पहले हो रहे थे, मैंने बहुत ही पब्लिक अथॉरिटी के वेबसाइट में देखा कि आरटीआई एप्लीकेशन और उसका जवाब हो रहा था
ऑयल मिनिस्ट्री में भी मैंने देखा, लेकिन अभी सभी निकाल दिए गए हैं क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आया है कि भाई आरटीआई एप्लीकेंट का नाम नहीं आना चाहिए। अभी आरटीआई एप्लीकेंट का नाम अगर हर एक एप्लीकेशन का अगर मास्किंग करना बैठे, यानी उसको मास्क करना पड़ता है, एक तरीका है वो, तो वो मास्किंग करना बैठे तो वो इट विल बी इम्प्रैक्टिकल। सो अभी वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। तो हम लोगों का भी एक सुझाव ऐसे है कि उसको एक रीजनेबिलिटी वे में लेके आके आरटीआई एप्लीकेशन नंबर, आरटीआई एप्लीकेशन को एक नंबर दिया जाए और वो नंबर के सामने आरटीआई एप्लीकेशन और उसका जवाब, अगर एक कुछ कोशिश ऐसा हम कर सके तो मुझे लगता है कि ये सर्कुलर का इम्प्लीमेंटेशन होगा, नहीं तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, इट विल नॉट बी प्रैक्टिकल। ठीक है, धन्यवाद। प्रदीप सिंह जी, आपका क्या प्रश्न है? प्रदीप सिंह जी। जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, सीधे प्रश्न पर आ जाएं आप। सीधे प्रश्न पे ही आ रहा हूँ सर। अभी 25 तारीख को एक मेरा डेट लगा था आयोग में, उसमें मैंने मांगा था पीआईओ से कि नरेगा के तहत जो है 2016 से 2019 तक प्रयुक्त मास्टर रोल और व्यय किए गए धनराशि के व्यय वाउचर और कराए गए कार्यों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रति। किस साल से किस साल तक? 2016 से 2019 तक। हाँ ठीक है, ओके। तो इन जो सचिव महोदय थे उन्होंने लिख दिया कि नरेगा की वेबसाइट पर जाकर सूचना देख सकते हैं। तो इस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया और उसमें जो है, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी आरएस मिश्रा वर्सेस सीपीआईओ 11/5/2011 का, उसका मैंने वर्णन किया था। दिस इज द ड्यूटी कास्ट अपॉन द PIO to ensure that information sought by an applicant provided in hard copy। जैसे ही आयुक्त महोदय देखे S4 में, वो इसका वो बिल्कुल भड़क गए, बिल्कुल मेरे ऊपर पूरे लोगों के बीच में, मतलब काफी गुस्से से लगे बोलने कि इस समय क्या सन चल रहा है। मैंने कहा 2022, कहने आप 2011 का हवाला दे रहे हैं, कितनी चीजें चेंजिंग हो गई हैं, आप जाके ऑनलाइन देखिए। तो मैंने कहा कि सर ये बताइए कि उसमें ऑनलाइन जो दर्ज रहता है उसमें मास्टर रोल में जो मजदूर वगैरह रहते हैं उनके हस्ताक्षर वगैरह नहीं रहते हैं, मुझे वेरीफाइड कॉपी चाहिए और जो विभाग के पास है वो चाहिए, मुझे ऑनलाइन नहीं चाहिए। तो कहे नहीं, तुमको विभाग से नहीं मिलेगा, ऑनलाइन नहीं जाके निकाल के देख लो। और दूसरी बात है 2011-12 इतनी पुरानी रूल और रेगुलेशन हमें मत समझाया करो। बहुत मतलब रूडली जो है, बिल्कुल मैं तो शॉक्ड रह गया कि मतलब इस तरीके से उन्होंने मेरे साथ सर व्यवहार किया। कहा ये तो चलिए ठीक है प्रदीप जी, कौन महाशय हैं सूचना आयुक्त का, कम से कम नाम बता दीजिए। चंद्र कोई सिंह साहब है, एक मिनट सर, S4 में है अभी सर, मैं नाम बता रहा हूँ उनका, सिंह साहब का। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप याद करके बाद में बताइएगा। तो आपका प्रश्न किससे है, किससे पूछना चाह रहे हैं? जो भी मुझे इसमें मार्गदर्शन कर, पहली बात सर ये है कि S8 में जब चंद्रकांत पांडे जी थे, भले लेट सूचना मिलता था लेकिन वो डांटते उठते नहीं थे। ये S4 में जब से ट्रांसफर हुआ है, ये वादियों को इतना तेज डांटते हैं जैसे हर आदमी को एज एडमिनिस्ट्रेटिव, सुनिए हो गया, मैं समझ गया। वो प्रदीप जी वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से आए होंगे, इसलिए उनकी गर्मी वो रहती है, स्वाभाविक है। ठीक है, वो लोगों का डिपेंड करता है कि वो किस कैडर से आए हुए हैं। ठीक है, सोशल फील्ड से आए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से आए हैं, जुडिशियल से आए हैं। चलिए राहुल सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, मेरा एक मानना है कि ये जो आपने कहा है कि अगर कोई जेन्युइन रीजन है, कोई जेन्युइन सवाल है, जानकारी है जो देने योग्य है, वो तो देना ही चाहिए। और सर्टिफाइड कॉपी के लिए आप इंसिस्ट कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर इजीली एक्सेसिबल है वो जानकारी, तो देनी चाहिए। ये बात सही है कि जो जानकारी ऑलरेडी हम लोग कई बार देखते हैं। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ और ये बात आपको कड़वी लगेगी, बहुत सारे आरटीआई आवेदन को कड़वी लगती है। जी आरटीआई आवेदन लगाने का एक शुरू होता है, एक तरीका होता है, वो बहुत से अधिकतर आरटीआई आवेदक को मालूम नहीं है, आज की तारीख में भी नहीं मालूम है। जी लोग क्या समझते हैं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ और आप बताना, अगर सहमत नहीं हो तो आप बताना। किसी भी लोक प्राधिकारी के पास उनको लगता है, जब किसी सामान्य आदमी को, किसी को लगता है कि मुझे इस अधिकारी को मजा चखाना है, इसको जरा परेशान करना है, तो वो क्या करते हैं, वो सीधे जानकारी मांगते हैं विगत 5 वर्षों की। ये 4 बिंदु लिखेंगे और उसमें इसकी समस्त जानकारियां, समस्त बिल वाउचर, समस्त माप पुस्तिकाएं सब उपलब्ध कराएं। और ये एक साइक्लोस्टाइल तरीका हो गया है, कट कॉपी पेस्ट हर जगह, पूरे जगह, हर जिला पंचायत, हर जगह, मतलब इन्हें जहां जिसको समझ में नहीं आ रही है
अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी वही उठा करके वही कॉपी पेस्ट करके चिपका करके जा रहा है, साहब ये तो मेरा अधिकार है। जी जी जी। अब आप दूसरा मैं एक तरीका बता देता हूँ, वो उससे भी सटीक है। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, पूछ लीजिए भैया ये जो अधिकारी है क्या गड़बड़ कर रहे हैं, इनके कार्यालय में क्या गड़बड़ कर रहा है, और सिर्फ एक ही पन्ने की जानकारी मांग लो, 5 पन्नों की जानकारी मांग लो, उसमें भी 25,000 जुर्माना लगेगा जो 5 साल में मांग रहे हो। जी जी। उल्टा ये जो 5 पन्नों की जानकारी मांगोगे आप, उसमें अधिकारी ज्यादा मरेगा। क्यों? क्योंकि उसको जवाब देते नहीं बनेगा। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जब वो राज्य सूचना आयोग के सामने खड़ा होगा तो जवाब नहीं दे पाएगा कि भैया ये 5 पन्ने की जानकारी किस आधार पर रोकी और क्यों रोकी, इससे तुम्हारा कौन सा कार्यालय का काम बिगड़ रहा था और क्या बिगड़ रहा था, क्या अहित हो रहा था। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ी सी होमवर्क करके, थोड़ा सा होमवर्क करके आप सब सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन मांगो, और वो मांगो जो कि वो छुपाना चाहता हो, वो नहीं जो वेबसाइट पे ऑलरेडी है ना, वो मांगो जो छुपाना चाहता हो, वो मांगोगे ना तो उसका कोई मतलब भी निकलेगा। ये तो सर जब से ग्रुप में जुड़ा हूं तो है, अधिकार तो ये है कि मैं अभी वेबसाइट खोल लूं, वेबसाइट पे देख लूं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, और फिर उसके बाद अपने आवेदन बनाऊं कि ये 2 साल की, ये 3 साल की, ये 4 साल की। कोई उसका प्रयोजन होना चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए। आपके यहाँ कोई फर्जीवाड़ा हुआ है तो आपको मालूम होगा कि वो फर्जीवाड़ा क्या है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांग लीजिए। और मैं बता रहा हूँ आपका जो केस है ना, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक अपहेल्ड रहेगा। इवन जजेस भी आपके फेवर में रहेंगे कि भैया ये तो प्रदीप जी ने बहुत सीमित जानकारी मांगी थी, ये देने में आप लोगों के पेट में क्या दर्द हो रहा था। जी 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 सर थोड़ा सा भी है, बड़ा टाइट है ये, बड़ा जो है तुरंत बोल देते हैं बहुत। देखिए मुझे कुछ कहना है। जी सर, मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ भास्कर प्रभु जी बताएं जी। देखिए सेक्शन 7(9) कहता है कि an information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought, यानी उन्होंने जो पूछा उस हिसाब में देना चाहिए, unless it would disproportionately divert the resources of public authority or would be detrimental to the safety or preservation of the record in question। अभी ये जो सेक्शन है ये भी आरटीआई एक्टिविस्ट लोग ने पढ़ना चाहिए कि भैया हम अगर समझो 2016 से, समझिए साहब मैं एक पीआई हूं, मैं 2016 से लेके 2020 तक पूरे में आपको कैश वाउचर दे देता हूं। एक आपको पता है कितने कैश वाउचर होते हैं अंदाजा? आपको अंदाजा है कितने कैश वाउचर होते हैं? कम से कम आपको 50,000 कैश वाउचर आपके सामने आ जाएंगे, आप देख पाएंगे। आप एक अगर नरेगा के बारे में आपको अगर एक्चुअल अगर आपको देखना है तो आप छोटी छोटी इंफॉर्मेशन पूछना चाहिए जो नजदीक में है। आप 2016 का पूछोगे, आप मॉनिटरिंग कैसे करोगे? किस अधिकारी के पीछे जाओगे? यानी ये जो है मॉनिटरिंग सिस्टम जो है बहुत पहले का निकाल के मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होता है। प्रेजेंट आप पूछ के आगे मॉनिटरिंग हो सकता है। नहीं है, मैं 2019 में पूछा था आपको नहीं, आप सही कह रहे हैं भास्कर प्रभु जी और प्रदीप सिंह जी। हमारे जी मैं स्वीकार करता हूं। इसमें भास्कर प्रभु जी इन्होंने एक आवेदक थे, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन मांगी और उन्होंने कहा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन हमारी जरूरी है। पीआईओ जो है, पीआईओ ने इन्फॉर्मेशन देखी, पीआईओ ने बताया कि साहब ये इन्फॉर्मेशन बहुत वॉलनरेबल इन्फॉर्मेशन है और ये सीधे हम लोगों के पास डेटा जनरेट होता है, ऑनलाइन रहता है। तो अब इसका अगर हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो कम से कम 50,000 पन्नों में प्रिंट आउट आ रहा है। तो आवेदक को फिर हमने कहा है कि ठीक है, आप वहां पर जाइए और वहां पर वो 50,000 पन्नों की जो इन्फॉर्मेशन वो आप देखिए, पन्नों की नहीं, मतलब आप वहां पे कंप्यूटर में बैठिए और कंप्यूटर में देखिए और फिर आप बताइए कि आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। तो फिर जब हमने ये ऑर्डर कर दिया कि ये आपको ऐसा मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, तो आवेदक ही पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि साहब वो मैं ऑफिस जाऊंगा, मेरा इतना टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई टाइम तो जो शासकीय कर्मचारी है, जो अधिकारी है, उसका तो मेन काम तो दूसरा है। ठीक है, ये आपको साथ में एज एन ऑब्लिगेशन उनके ऊपर ड्यूटी है, ये आपको जानकारी देनी है, तो वो भी तो आपके साथ बैठेंगे, वो देखेंगे आपके साथ। बोला नहीं इसमें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मुझे बैठना पड़ेगा। आप ऐसा करिए साहब कि मुझे वो कॉपी जो है, जितनी जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे
फ्लॉपिंग ये इस पर मिल जाए, हार्ड डिस्क ड्राइव पर मिल जाए। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव लेकर जाइए, आप उसकी कॉपी, पहले पूछा उनसे कि अवेलेबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हो जाएगी अवेलेबल, तो वो फिर वो प्रोवाइड की। तो इनफैक्ट मेरा ये कहना है कि देखिए इसमें हो क्या रहा है कि अब उनका कहना था कि अब उनका जेन्युइन कंसर्न होगा, हो सकता है उनको जांच करनी हो जो आरटीआई आवेदक हो, तो उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन के लिए इसलिए वो मांग रहे थे कि उनको अपने स्तर पे आराम से बैठ करके वो जांच करेंगे। लेकिन कई बार अधिकतर मामलों में हमने देखा, अधिकांश मामलों में, कि जो आरटीआई आवेदक होता है उनकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कोई स्पेसिफिक नेचर की नहीं होती है। वो भास्कर प्रभु जी आप भी हमेशा कहते रहते हैं कि थोड़ा सा तो होमवर्क कर लो, आप लोग थोड़ा सा तो मेहनत कर लो, और जानकारी क्या मांग रहे हैं वो मालूम होना चाहिए। तो वो सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि अगर हम आगे से अगर नरेगा में पर्टिकुलर एक कार्य का ही अगर मांगा जाए, तो जैसे वो फिर आगे अगर ये हवाला दे दे कि नरेगा साइट पे जाके देख लीजिए, तो उसके लिए क्या प्रावधान किया जाए सर कि मुझे ओरिजिनल कॉपी मिले? नहीं, मैं कहता हूं आपने पहले अगर सिर्फ साइट में जाके कहिए ये प्रावधान नहीं हो सकता है, उनको ये बोलना चाहिए मुझे साइट में टोटल फाइनल पॉइंट तक लिंक बराबर भेज देंगे। ऐसा नहीं है कि साइट पे जाके देखिए, उनको बोलना चाहिए कि ठीक है हम साइट में जाएंगे। आप जब वो याद रखिए पीआईओ जब कुछ कहता है उसको हम काउंटर कैसे करना चाहिए ये देखना चाहिए। ठीक है, आप उन्होंने बताया कि साइट पे जाइए, तो उनको बताइए कि पूरा साइट की लिंक भेजो, कहाँ मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी। और आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है मुझे जरा बताओ कैसे वेबसाइट में जाके लेना है, क्योंकि रीजनेबल असिस्टेंस देना है। देखिए सूचना अधिकार में रीजनेबल वर्ड को बहुत महत्वपूर्ण है। रीजनेबल मतलब क्या है कि एप्लीकेंट भी रीजनेबल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एप्लीकेंट अनरीजनेबल रहेगा और पीआईओ रीजनेबल रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपने भी उनको पूछना चाहिए, ठीक है भैया आपने बताया कि वेबसाइट में जाओ, हम वेबसाइट में जाके देखेंगे, अगर हमें नहीं मिला तो हम वापस आएंगे, लेकिन हमें जरा डिस्प्ले करके बताइए, या मुझे यूज कैसे करना वेबसाइट ये बताइए। आप ऐसा आप पूछ सकते हैं, क्योंकि रीजनेबल असिस्टेंस का महत्व है। आप रीजनेबल असिस्टेंस पूछ सकते हैं, पीआईओ मना नहीं कर पाएगा। तो यानी मेरा बोलने का मतलब क्या है कि आपको कोशिश करते रहनी पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं दिया आप अपील करते रहोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सर मास्टर रोल में लेबरों के सिग्नेचर होते हैं और ऑनलाइन में वो अवेलेबल नहीं होता है। अरे लेकिन आप हर बार सिग्नेचर की क्यों पकड़, आप पहले इन्फॉर्मेशन कुछ तो ले लीजिए। ठीक है सिग्नेचर करके पकड़ रहे हैं, लेकिन वो नाम लिखे होंगे, आप नाम तो देखिए, जन सुनवाई करिए, इतने लोगों का नाम आया है गांव में। नहीं मेरा पूछने का इसलिए सेंस था क्योंकि हमारे गांव में इस तरह का अभी एक व्यक्ति जेल में था और उसका उन्होंने क्या होता है देखिए प्रदीप सिंह जी, अब आपने थोड़ा सा, आप गांव की बात कर रहे हो ना, गांव में तो हर आदमी जुड़ा हुआ है, किसको मालूम है किसने कहाँ बेगारी की है नहीं की है, कहाँ मेहनत की नहीं की, आपको मिल जाएगी जानकारी, आप स्पेसिफिक उसकी मांग लीजिए ना, ये इतने लोग थे, इतने लोगों का आप जानकारी दे दीजिए, पूरा उसका वाउचर बिल जो भी है उन्होंने सबमिट किया होगा, उसका ट्रांजेक्शन सब मिल जाएगा आपको, स्पेसिफिक मांगिए ना, तो फिर उसमें अधिकारी को भी लगेगा कि हाँ ये हमने बहुत स्पेसिफिक इसकी जानकारी मांगी है नेचर की। कोई भी आरटीआई एप्लीकेशन जो है, हमने अगर आपको इन्वेस्टिगेटिव वे ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन करना है या लोगों का हित के लिए कुछ करना है, तो आपको स्ट्रेटेजिकली आरटीआई एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। बस 30 दिन में मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी और मैं बड़ा इंफॉर्मेशन देने वाला हूँगा, ये आप कभी नहीं कर पाओगे। और अभी देखिए साहब, कम से कम 16 से 17 साल हो गए, सामने वाले को भी मालूम है, एप्लीकेंट का एप्लीकेशन आते ही पता चलता है कि इनको हमें कैसे जवाब देना है। तो याद रखिएगा कि उन्होंने भी तो एक्सपर्ट लिया ना, आप तो सिर्फ आरटीआई एप्लीकेशन एक करते हैं, उनको 1000 आरटीआई एप्लीकेशन सामना करना पड़ता है, तो उनको अभी वे पूरे पीएचडी ले चुके हैं कैसे जवाब देना है। तो आपने कंप्लीट सोच समझ के आरटीआई एप्लीकेशन करना चाहिए, और बहुत लंबा समय का पूछ के कोई मतलब नहीं है, आपको सुधार आगे लाने की सोचनी चाहिए। पीछे जो खराब हो गया मैं सुधारूंगा, ये नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। ठीक है, सुनील चौरसिया जी आपका क्या प्रश्न है? सुनील चौरसिया जी। सुनील चौरसिया जी अपने आप को अनम्यूट कर, हाँ पूछे। मैं ये कहना चाह रहा था, राहुल सिंह जी से जानना चाह रहा हूँ, मार्गदर्शन चाह रहा हूँ। पहले आप अपना परिचय थोड़ा सा दें और कहाँ से हैं।
जी आप अपना परिचय पहले दें चौरसिया जी, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मैं सुनील चौरसिया हूँ, अपना अखबार का संपादन करता हूँ, एक अखबार पब्लिश करता हूँ। मैं अनूपपुर जिले में रहता हूँ, अनूपपुर मध्य प्रदेश। जी 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 बताएं। जी राहुल जी से मैं एक मार्गदर्शन चाहता हूँ। जैसे हम कोई भी जब आरटीआई लगाते हैं और हमारे आरटीआई आवेदन को मध्य प्रदेश में 30 दिनों के अंदर अटेंड नहीं किया गया, मतलब कोई सूचना नहीं दी गई या कुछ भी जवाब नहीं दिया गया, और धारा 18 के तहत जब हम शिकायत करते हैं तो आयोग कहता है कि पहले आप फर्स्ट अपील करें, तो ऐसे में धारा 18 का क्या महत्व हुआ? और ऐसे कई मामले हैं मेरे, मतलब तो उसमें सुनील चौरसिया जी ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था जिसमें जस्टिस बोबड़े का फैसला था, उन्होंने धारा 18 में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि धारा 18 में जानकारी नहीं दी जाएगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो अब धारा 18 में अगर जानकारी नहीं देंगे और धारा 18 में सिर्फ दंडित किया जाता है। अब सूचना के अधिकार अधिनियम में सिर्फ आपका उद्देश्य अगर सिर्फ किसी को दंडित करने का है, किसी आवेदक का, और जानकारी नहीं लेने का है, तो वो गलत भी होगा। तो ऐसी स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो है वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उसमें फैसला है और उस फैसले के अनुरूप जो है आयोग कहता है कि पहले आप अपील का प्रोसेस सेक्शन 19 में कंप्लीट करिए, क्योंकि अपील का प्रोसेस तभी कंप्लीट होगा जब फर्स्ट अपील लगाएंगे आप, उसके बाद फिर सेकंड अपील लगाएंगे। तो ये क्योंकि एक अपीलेट प्रोसेस है, एक क्वाजी जुडिशियल एक व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था को आपको पूरा करना पड़ेगा सेक्शन 19 के तहत। सेक्शन 18 तो देखिए मुझे लगता है, जो जहां तक मेरी अपनी समझ और जो मैं करता हूं हमेशा, सेक्शन 18 में वो मैं उस तरह की कंप्लेंट लेता हूं जहां पर मान लीजिए फीस का कोई विषय हो गया, या फिर ऐसा विषय जिसमें आपको आरटीआई आवेदन लगाने से ही मना कर दिया जाए, आप अपील प्रोसेस कैसे इनिशिएट होगा? क्योंकि बिना 30 डेज एक्सपायरी के अगर आपको मान लीजिए आपका आरटीआई आवेदन लौटा दिया जाता है डाकिए द्वारा, तो उसमें फर्स्ट अपील कब दायर करेगा आदमी, और किसके पास दायर करेगा और कैसे दायर कर सकता है? क्योंकि 30 डेज का टाइम पीरियड तो तब इनिशिएट होगा जब आरटीआई आवेदन दायर होता है। अब आरटीआई आवेदन दायर हुआ नहीं है, वापस हो गया है, तो सेक्शन 18 के तहत मेरा ऐसा मानना है कि उसमें डायरेक्ट आयोग के समक्ष वो आ सकते हैं और उसमें वो सीधे दंडात्मक जो कार्रवाई होती है आयोग वो अपना करेगा। जैसे सर इसी बात को आगे मैं समझना चाह रहा हूँ, मान लीजिए आवेदन लेने से इनकार किया और लिफाफे भी लिख के आ जाता है, तो क्या ये 18 में आएगा? ये सेक्शन 18 में आएगा। ठीक है सर, सेक्शन 18 में आना चाहिए, क्योंकि उसमें आप लिखिए कि भाई इन्होंने आवेदन लेने से मना कर दिया है और क्योंकि आवेदन दायर ही नहीं हो पाया है, तो मैं अब इसमें फर्स्ट अपील दायर नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें मुझे जो है यहाँ पर सेक्शन 18 के तहत मुझे इसमें इनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनके द्वारा जानबूझ करके ये लिफाफा लुटाया गया है। जी जी ठीक जी ठीक है चौरसिया जी, बहुत धन्यवाद। आप चौरसिया जी मतलब जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। मीडिया का सर्कुलेशन वगैरह आप अनूपपुर वगैरह से जो आप करवाते हैं वेबिनार का, वो भी काबिले तारीफ है, तो इसी तरह से सहयोग आपका बना रहे। धन्यवाद। जयपाल सिंह खींची जी हैं। जयपाल सिंह जी हैंड रेज आपने किया हुआ, अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी आदरणीय सर, मेरा राहुल सिंह सर से प्रश्न था। मेरी सूचना आयोग में जो PIU जो था, वीडियो बंद कर लीजिए आप, शायद वो आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है। जी सर मेरा ये था कि 29 को मेरी सुनवाई थी, जिसमें ये था PIO ने 8/9 को मेरा आवेदन दिया था, जिसमें व्हाट्सएप पे मुझे 8/10 को जानकारी दी गई, वह भी व्हाट्सएप पे, और उस पर कोई सुनवाई। फिर मैंने द्वितीय अपील कर दी, द्वितीय अपील में भी, प्रथम अपील में कोई जवाब नहीं आया, फिर द्वितीय अपील की। वहां पे जब सुनवाई हुई तो कहा गया कि आप जो 30 दिन समय आप नहीं था, जबकि 31 दिन समय होगा सर। तो मुझे निःशुल्क जानकारी चाहिए थी श्रीमान, तो वह कहा कि ये आपका जो गलत है, आपने नहीं दिया। तो श्रीमान व्हाट्सएप पे भी क्या जानकारी दे सकते हैं? मैंने ये भी कहा श्रीमान जी, जब आप लोग इतने इतने पेपर लगाते हो, क्या एक पेपर नहीं दे सकते? और व्हाट्सएप में भी बहुत गलत तरीके से दिया बार बार, तो मैं इसका क्लियर चाहता हूँ श्रीमान। जयपाल सिंह जी देखिए ऐसा है जी सर, अनटिल अनलेस देखिए इन्फॉर्मेशन होती है, कई जानकारी जो है, अब मान लीजिए अभी तक हम लोग ये कहते हैं कि भैया 30 दिन लगा देते हैं जानकारी देने में, 2 महीने लगा देते हैं। अगर आपको जानकारी 5 दिन में ही मिल रही है, व्हाट्सएप पे मिल रही है, आपका अगर काम उससे हो रहा है और उसमें पर्पस अगर सर्व हो रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन अगर आपका पर्पस ही सर्व नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, ओरिजिनल कॉपी चाहिए, ऐसा कुछ है, कुछ ऐसी व्यवस्था हो, तब तो फिर आप प्रेस कर सकते हैं कि भाई मुझे
इसके लिए चाहिए। दूसरा, अगर 30 दिन के अंदर उन्होंने दे दी, देखिए इंटेंशन तो उसका देखिए ना, वो जानकारी रोक तो नहीं रहते आपके लिए। तो और अगर कुछ जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हम लोग फ्री क्यों लेना चाहते हैं भाई? अगर 30 दिन के अंदर कर उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड कर दिया है और वो आपसे पैसा लिया था कि उन्होंने व्हाट्सएप पे जो भेजा था क्या? नहीं सर, व्हाट्सएप पे वो पहुंचा था सर, तो वो भी लेट सर। आपसे पैसा तो नहीं लिया ना उन्होंने? नहीं सर, मैंने मेरे साथ में ऐसे जिस रोज मैंने प्रथम अपील की सर, उस समय मेरा वो व्हाट्सएप आया सर, ये सर मेरा। हाँ तो फिर ठीक है, तो फिर आप उसमें आप कह दीजिए मुझे इसमें कॉपी चाहिए, और मुझे कॉपी नहीं दिलाई गई है, व्हाट्सएप पे दिलाया गया है, और मुझे इसकी सर्टिफाइड कॉपी चाहिए थी। आपने सर्टिफाइड कॉपी मांगी है क्या? तो आप ले सकते हैं। जी सर। सर मैंने दिया सर, उसमें भी आवेदन श्रीमान जी राजू हमारे जो अधिकारी थे सर, उन्होंने कहा, और जो भी डिसीजन आता है सर मैं करता हूँ, शुल्क भी जमा करके मैं लेने को तैयार हूँ सर। हाँ, उसमें आप नहीं, शुल्क जमा करने की बात नहीं है। मेरा कहना है कि अब तो क्योंकि उन्होंने 30 डेज का वॉल्यूशन कर दिया है, तो आप निःशुल्क जानकारी प्राप्त करने के हकदार हैं। ज्यादा से ज्यादा आपका विषय सिर्फ इतना है कि आप चाह रहे हैं कि वो उसकी हार्ड कॉपी में दे वो इंफॉर्मेशन। जी सर। तो आप अपना हार्ड कॉपी में क्यों चाहिए, उसका एक आधार बना के रखिए, स्ट्रॉन्ग आधार हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि पेपर जितना कम से कम खर्च हो, उसमें आरटीए आवेदन जो है वो भी संवेदनशील बने। पेपर खर्च होना कोई अच्छी बात नहीं है, ये पेड़ काटे जाते हैं, तो हमें अपने पर्यावरण को भी देखना चाहिए। तो वो ज़्यादा बेटर है कि ऑनलाइन व्यवस्था रहे, ऑनलाइन जानकारी मिल जाए, सहज और सरल रूप से जानकारी मिल जाए। जी सहज सरल रूप से सर, लेकिन वो समय पे मिले सर। जी सर। जी हाँ, ठीक है जयपाल सिंह जी। और आगे बढ़ें, और किसान सुब्रत जी हैं, किसान सुब्रत मणि जी हमारे रीवा के किसान नेता भी हैं। क्या है सुब्रत मणि जी आपका प्रश्न? आपको हाँ जी, प्रणाम। आदरणीय राहुल सर जी का कोर्ट से अभिनंदन, आप सभी साथियों का अभिनंदन। और आज आपने बहुत अच्छा विषय भाई साहब रखा है आपने प्राइवेट सेक्टर के लिए। हमारा सवाल सहकारिता से था, माने राहुल सर जी ने बताया हमें, हमने यहाँ पे सहकारी बैंक को दिया था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आदेश हुआ था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, जिन किसानों की भूमि कहीं दूसरी जगह मार्गेज है, उन किसानों को अब सोसाइटी उस खाद बीज नहीं मिलेगा। तो हमने ITI के मैंने सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दिया था। तो आवेदन में, हमारे आवेदन में कहा गया कि वहां से आयुक्त महोदय के यहाँ कार्यालय में दिया था। तो आयुक्त महोदय ने बैंक को लिखा कि माने संबंधी जन को आप जवाब दें। फिर बैंक ने नहीं लिखा, फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट किया उपायुक्त महोदय जी से, तो फिर बैंक ने कह दिया कि सहकारिता में अपना सूचना का अधिकार लागू नहीं होता। तो हम आयुक्त महोदय जी से विनम्र आग्रह करना चाहते हैं, क्या सहकारिता में या केंद्रीय सहकारी बैंक में ये अपना सूचना का अधिकार अधिनियम लागू है। आप इसमें सेकंड अपील करिए, आप या फर्स्ट अपील नहीं की तो फर्स्ट अपील करिए, उनको बताइए कि ये सूचना का अधिकार अधिनियम लागू है, मेरा ही एक फैसला है उसमें, और हमने इसमें जो जुर्माना लगाया है आप मेरे कार्यालय से वो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही एक किसी अधिकारी थे, उन्होंने कह दिया था कि ये लागू नहीं होता, इसलिए हम नहीं दिलवा सकते। हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में जो रजिस्ट्रार होते हैं कोऑपरेटिव इसके, उनके ऊपर लागू होता है, वो तो प्राप्त कर सकते हैं, और इसीलिए उनके ऊपर हमने जुर्माना लगाया भी था, उन्होंने जुर्माना जमा भी कर दिया आयोग के कार्यालय में। तो आप वो उसकी आदेश की कॉपी आप प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें मैंने बहुत विस्तार से किन किन सेक्शन के तहत और किन किन नियमों के तहत ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो RTI एक्ट के दायरे में आती है। इसमें औरंगाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी शामिल है। जी सर। सर यहाँ पे जानते हैं बहुत माने क्या किया कि जो आदेश है उसकी लिखित कॉपी नहीं उपलब्ध कराई, और रीवा जिले में 148 सेवा सहकारी समितियां हैं सर। और सेवा सहकारी समितियों में जैसे मान लीजिए जो भी किसान क्रेडिट कार्ड बनाते हैं, मान लीजिए तो राष्ट्रीयकृत बैंक जितने होते हैं वो सब पूरी भूमि को किसानों के मार्गेज कर लेते हैं, और उसमें अब कहाँ से लाएं वो जमीन, तो उनको कहाँ से मिले लोन? सर आपको बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। ठीक है त्रिपाठी जी, आपका जेन्युइन सवाल है, और मेरा तो ये मानना है, स्पष्ट मानना है कि ये जो सहकारी समितियां हैं जो कि जिनको शासन से अनुदान प्राप्त होता है,
और शासन की वजह से ये प्रॉफिट में रहती हैं। ये तो निश्चित रूप से सीधे सीधे तौर पर ये आरटीआई एक्ट के दायरे में आते हैं, इनको जानकारी देनी चाहिए। जी सर। सर एक आपसे रिक्वेस्ट हमारी ये थी कि हम हमारे मन में आया वो आपसे शेयर करते हैं। मैं कानूनी ज्यादा नहीं जानता कानून में है कि नहीं है सर। जैसे मान लीजिए हर जगह पोर्टल है, तो अपने यहाँ क्या प्रदेश में मान लीजिए एक राज्य सूचना आयोग या कि अपने इसमें सूचना के अधिकार के तहत ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है कि एक पोर्टल बनाया जाए, हर जिलों से संबंधित अधिकारी से जानकारी ली जाए कि उनके कार्यालय में कितने सूचना के अधिकार के तहत आवेदन आए और उनमें क्या कार्रवाई हुई। जैसे मान लीजिए उसमें फर्स्ट अपील करना पड़ता है, सेकंड अपील करना पड़ता है, तो कितने आवेदन इस माह में, एक प्रत्येक माह का मान लीजिए अगर ले लिया जाए डाटा, तो एक जानकारी क्या ऐसी सर हो सकती है सर? देखिए हर कार्यालय में अगर वो जानकारी वहां पर अवेलेबल नहीं है, वैसे हालांकि करवानी चाहिए इनको, क्योंकि इसमें डीओपीटी का एक सर्कुलर भी है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी आरटीआई आवेदन आप निराकरण करते हैं, आरटीआई आवेदन आता है, उसकी जानकारी वेबसाइट पे अपलोड करें। इससे पहले जो सवाल चल रहा था वो प्रदीप सिंह जी का, या नहीं उससे पहले जो सवाल था उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इस तरह की जानकारी दी जाती रही है और डीओपीटी के तहत दी जानी चाहिए। अब रही बात कि आप दूसरे इसमें इसका किस तरह से इसके नियम का पालन हो सकता है, तो आप मुझे लगता है कि इसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है, जो बेसिकली सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो भी डिसीजन होता है वो तो सुओ मोटो इनको देना चाहिए, हर विभाग को ये उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि जो डुप्लीकेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक आरटीआई आवेदन लगाया, उसमें वही जानकारी मांगी है, हो सकता है कि आपके बाद जो 10वां या 100वां आदमी होगा वो भी वही जानकारी मांग रहा है, तो उनको ये देने की जरूरत ही नहीं पड़े और वो सीधे लिख दे कि ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वेबसाइट पर उपलब्ध है, हमने इसका निराकरण पहले ही पूर्व में किया था। तो इसमें त्रिपाठी जी मुझे लग रहा है कि आवेदकों के लिए बेहतर होगा कि विभाग जो है जब भी निराकरण करे आरटीआई आवेदन का, तो वो उसकी जानकारी जो है वो वेबसाइट पर उपलब्ध कराए। ठीक है सुब्रमण्यम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसानों के बात को, मुद्दे को बहुत ही सजगता से आपने रखा है और इसके बारे में और भी आगे चर्चाएं होंगी। धन्यवाद। कार्यक्रम में आगे बढ़े और हमारे अन्य साथियों ने भी हैंड रेज किए हुए हैं, उनके भी क्वेश्चन ले लें। सुरेश मौर्य जी हैं, सुरेश मौर्य जी प्लीज अपना प्रश्न पूछें कृपया। हमारे साथी गुजरात से हैं सुरेश मौर्य जी। इस बीच नरेश कुमार जी भी हैं, तो नरेश कुमार जी आप अपनी बात रखें। हाँ नमस्कार सर, और नमस्कार राहुल सर को। सर मेरा सवाल ये है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो हमेशा ये कहती है कि हम कोई गवर्नमेंट से असिस्टेंट नहीं लेते, तो इसलिए हम उसके दायरे में नहीं आते, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो गवर्नमेंट से फाइनेंशियल असिस्टेंट लेती है नहीं लेती? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूचना ही नहीं लेती तो इसलिए वो दायरे में नहीं आते। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके बगल में कोई कॉलेज है, अभी मेरे पास एक आरटीआई आवेदन आया और मैं बताता हूँ आपको किस तरह से जब जानकारी नहीं होती तो लोग क्या गलती करते हैं। तो आरटीआई आवेदक ने क्या किया है कि एक आरटीआई आवेदन लगाया प्राइवेट कॉलेज में, और प्राइवेट कॉलेज में उन्होंने जानकारी मांगी, प्राइवेट कॉलेज में उनको देने से मना कर दिया, कहते हुए कि हम सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं आते। उसने दोबारा उसने जो फर्स्ट अपील लगाई वो भी उसने उसी कॉलेज में दायर कर दी, फिर वो हमारे पास यहाँ पर सेकंड अपील में आया। अब इसमें दिक्कत क्या हो गई है कि आपको आरटीआई आवेदन लगाना चाहिए था शिक्षा विभाग में, उच्च शिक्षा विभाग में, या कोई भी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो उस प्राइवेट कॉलेज का। जैसे यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उनके पास आप लगाएं, तो उस कमीशन से आप, उस आयोग से आप जानकारी ले सकते हैं कि इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, इस प्राइवेट कॉलेज की जानकारी दीजिए। तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं उनको जानकारी देनी चाहिए, और क्यों देनी चाहिए वो मैं स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई कॉलेज है, उस कॉलेज में एक अध्यापक है, वो पढ़ाते हैं वहाँ पर। अब अध्यापक कोई भी नहीं बन सकता है, ऐसा तो नहीं कि गली में जो आपका वहाँ पर चौराहे पर जो मोची का काम कर रहा है उसको ले करके अध्यापक बना करके बैठा दिया, ये हमारे टीचर हैं, ये हमारे लेक्चरर हैं, ये पढ़ाएंगे आज से, तो वैसा तो नहीं होगा ना। एक पर्टिकुलर नियम और उसके तहत जो है, उसकी क्वालिफिकेशन के तहत आपको ये तमाम टीचर्स की अपॉइंटमेंट करनी होती है, और छात्रों के अनुपात के अनुसार, उनके क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस के अनुसार उतने लेक्चरर्स रहेंगे, उतने प्रोफेसर रहेंगे।
इस तरह से पूरा स्पेसिफाइड नियम के तहत ये पूरी व्यवस्था बनी हुई है। अब आप नियमों का पालन करेंगे तभी आपको लाइसेंस मिलता है, तभी आपको परमिशन मिलती है कि आप ये कॉलेज चला सकें। तो ये सारे नियमों की जब आप वो करते हैं, आप फुलफिल करते हैं और उसके तहत आप ये जानकारी उस पर्टिकुलर विभाग में आप देते हैं, वहां से आप आरटीआई लगाएंगे और वहां से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भाई ये टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स की संख्या वहां पर, जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज भी खोलते हैं तो उस कॉलेज में एक पर्टिकुलर व्यवस्था होती है, बैठने की व्यवस्था होती है, कितने बाय कितने का रूम होगा, कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी, वहाँ प्लेग्राउंड है या नहीं है, ये सब तमाम चीजें रहती है, लाइब्रेरी की व्यवस्था है या नहीं है, ये सब नियमों के तहत होता है। ये सब जानकारी आप जो उसकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जहाँ जिस विभाग में जानकारी जमा की जाती है प्राइवेट कॉलेजेस के द्वारा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। सर कुछ मैं पूछना, नरेश कुमार जी आपका अनम्यूट म्यूट हो गया, म्यूट कर लें। सर जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है तो किसी यूनिवर्सिटी कोई ट्रस्ट चलाता है या कोई सोसाइटी चलाती है, तो सोसाइटी के जो मैक्सिमम एक्ट होते हैं तो उसमें तो डायरेक्ट लिखा है कि जो भी सोसाइटी है अरे आप नरेश जी, आप फिर दूसरे चक्कर में फंस रहे हैं। ये बहुत मतलब आपको मतलब नहीं, देखिए कोई किसी की जन्म कुंडली तो निकालनी नहीं है ना, यहाँ तो सिर्फ आपको सिंपल आपको नंबर और देखिए जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, अगर इससे बहुत ज्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए और पूरी तरह से जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के कंट्रोल में हो वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब तो अपन दूसरे विषय पर जाएं कि वो कैसे आते हैं अंदर। लेकिन जो सतही जानकारी होती है कि नंबर ऑफ प्रोफेसर्स कितने हैं, क्या उसका क्वालिफिकेशन के इसमें आप पता कर लीजिए कि कॉलेज क्या क्या जानकारी देते हैं विभाग में, वो जानकारी आप पता कर लीजिए उस शिक्षा विभाग में क्या क्या जानकारी देनी होती है, वो आप ले सकते हैं। और बाकी अगर आप बहुत ज्यादा इससे डिटेल में जाना चाहते हो, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आप जाकर के इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर आप उसमें आप उसका पोस्टमार्टम करेंगे कि भैया इनको अनुदान मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो वो तो शासन से आपको उसका पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। आप एक आरटीआई आवेदन उस शिक्षा विभाग में लगा दीजिए, उससे मालूम पड़ जाएगा कि भाई उनको जमीन कैसे मिली है, उनको जमीन में कोई ग्रांट मिला है नहीं मिला है, कोई सब्सिडी उनको प्रदान की गई कि नहीं की गई है, ये सारी गोविंद जी गोविंद जी आप नहीं है। जी तो उम्मीद है नरेश कुमार जी आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, और इस बात को कई बार पहले भी आदिदेव जी ने भी विस्तार में चर्चा की थी। तो आप आरटीआई कहाँ लगाना है, किन चीजों को वो देखना है, आप नियामक आयोग या उस तरह से जो मतलब जिस तरह से बताया गया कि स्कूल की जानकारी है तो डीओ कार्यालय, यदि यूनिवर्सिटी की है तो उच्च शिक्षा विभाग, इस तरह से आपको लगाना है। हाँ बताइए। सर वही जो मैंने आपसे भी बात की थी, शैलेश सर से भी बात की थी, वही नहीं एक बार फिर आप बात करिए और यहाँ पर स्पष्ट तौर पे अपना प्रश्न पूछें। हाँ सर, मेरा एक आरटीआई आवेदन गया था खनिज विभाग में, तो खनिज विभाग ने 81I का हवाला देके उसको मना किया। अब आरटीआई आवेदन ये था कि 2020 में एक गजट प्रकाशित हुआ था, उस गजट को प्रकाशित करने से पहले जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसकी प्रक्रिया की फाइलें मैंने मांगी थी। तो इससे रिलेटेड अगर कोई जजमेंट आपने भी 81I से रिलेटेड कोई जजमेंट आपने भी दिया हो तो उसकी कॉपी भी अगर मैं साथ में लगाऊंगा। वैसे एक सेंट्रल का जजमेंट तो मिला है मेरे को, पर आपने भी दिया हो और 81I से रिलेटेड और भी कुछ आप मेरे को सलाह दे सके तो फर्स्ट अपील में ही ये मामला निपट जाए और मुझे जानकारी मिल जाए, इस मंशा से मैं आपसे सवाल कर रहा था। आपने पहले ये किस डिपार्टमेंट से लिया है? ये खनिज विभाग का मामला है सर। तो आपको लगता है कि ये इसमें 81I या जी बोल रहे हैं आप? आई मतलब मंत्रालय की फाइलें गोपनीय रहेगी जब तक कि 81I में क्या होता है? क्या सर? 81I में क्या है सर? वही उसमें ऐसा था कि मंत्रालय का कोई भी मामला है जब तक कि उसके ऊपर चर्चा वगैरह चलेगी तब तक वो गोपनीय रहेगा, और चर्चा खत्म होने के बाद या उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद वो ओपन कर दिया जाएगा। अब उद्देश्य की पूर्ति यहाँ पे गजट प्रकाशित होने के साथ ही हो गई है, फिर भी वो बिल्कुल आपका बिल्कुल स्पष्ट केस है आपका। तो गोविंद पाटीदार जी, इसमें जो कैबिनेट पेपर्स होते हैं, जो भी आपने कहा कि जो वो उसके ऊपर डेलिब्रेट करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो डेलिब्रेट करते हैं और फिर वो ऑफिसर्स के साथ डेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद वो डिसीजन पर आते हैं। तो
वो इन्फॉर्मेशन जब गजट नोटिफिकेशन हो चुका है तो ये तो पूरी कार्रवाई प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसमें 81I प्रभावी होता ही नहीं है। हाँ सर, पर क्या है कि मैं फर्स्ट अपील में भी मेरे को तो उसमें क्या है कि अगर ये चीज सामने आती है तो वो गजट नोटिफिकेशन ही कोर्ट के द्वारा कैंसिल हो जाएगा। इस चीज को दबाने के लिए वो नहीं देना चाहते, पर मैं फर्स्ट अपील में ही अपना केस मजबूत करना चाहता हूँ कि मेरे को दूसरा गजट नोटिफिकेशन तो वैसे ही वो गजट नोटिफिकेशन आप समझ रहे हो, वो तो पब्लिकेशन होता है उसके बाद ही नोटिफाइड होने के बाद ही तो वो आएगा। तो आपको नोटिफिकेशन भी नहीं मिला क्या? नहीं, नोटिफिकेशन तो मिल गया है। उस नोटिफिकेशन के उद्देश्य क्या है ये जानने के हिसाब से मैंने वो फाइलें मांगी। अच्छा, वो फाइल मंगवाई थी आपने? हाँ, तो वो फाइल आप ले सकते हैं। और दूसरा सेक्शन 4(1) को आप पढ़िए। हाँ सर, सेक्शन 4(1)D को आप पढ़िए। सेक्शन 4(1)D में लिखा हुआ है कि कोई भी जैसे मान लीजिए कोई भी पॉलिसी होती है 4(1)C और D, तो कोई भी ऐसा पॉलिसी जिसमें लोकहित प्रभावित होता है या लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो उसमें जो प्रभावित पक्ष है उनको बताया जाएगा, उनको सुओ मोटो बताने का प्रावधान है। हाँ, पर सर वो पॉलिसी अगर आप बता रहे हो तो उसमें भी बताएंगे आप। लेकिन ठीक है, आप इसमें गजट नोटिफिकेशन अगर वो हो चुका है, इसमें आई डोंट थिंक कि 4(1)I कहीं से भी एप्लीकेबल होता है। ये गलत तरीके से आपके लिए जानकारी रोकी है, जो जानकारी आपने मांगी थी पीआईओ ने ये तो सर एक नजर में ही जैसे मेरे को देखने, जबकि मैंने आवेदन में भी लिख दी। अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट हो गया है। आप नहीं आपका, हाँ ठीक, मैंने धारा आवेदन में भी लिख दिया था ये चीज के धारा 8 के प्रावधान लागू नहीं होंगे क्योंकि गजट प्रकाशित हो चुका है, उद्देश्य पूरा हो चुका है। जी हाँ, वो तो एक्ट खुद ही कह रहा है, एक्ट में ही लिखा हुआ है, 81I में ही लिखा हुआ है कि जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। हाँ, पर अब तो मैं यही चाहता था कि सर अगर कोई ऐसा जजमेंट हो जो आपके द्वारा इस बारे में सुना गया। इसमें 81I में मैंने कोई ऐसा जजमेंट नहीं दिया है, और 81I में तो एक्ट खुद ही अपने आप में आपके लिए आपके फेवर में है। 81I खुद ही कह रहा है कि जहां डिसीजन हो चुका है तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। और गोविंद पाटीदार जी, आपको कर देना चाहिए इस मामले। आपको जानकारी उनसे मिल गई है ना? शैलेश सर ने आपको जानकारी दे दी है 81I से संबंधित, उनका स्वयं का जजमेंट है, उन्होंने दिया है। उनका फैसला मिल गया था मेरे को। हाँ तो ठीक है ना, 2-3 फैसले अगर एक साथ लगाऊंगा 20 फैसला ना, ये आप भूल जाइए। एक फैसला ही पर्याप्त है जिसको देना है, और यदि वो जानकारी नहीं देना होगा तो अभी भी जानकारी नहीं देगा, आपको अपील में जाना पड़ेगा। समझ रहे आप? तो आप कहिए एक पर्याप्त है, CIC का फैसला पर्याप्त है, एक हो या 10 हो। ठीक है सर। लास्ट को इंटरप्रेट कर देते हैं वो, ठीक है। मैं अभी आपसे पता चला 41D में भी शायद ऐसा कुछ है, तो वो भी 41C और D में पब्लिक पॉलिसीज को लेकर किया हुआ है। अगर आपने कोई ऐसी जानकारी मांगी है जो कि पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड है, तो पब्लिक पॉलिसी के विषय पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड, ये स्टेट को मतलब मिलने वाले पैसे से रिलेटेड है, माइनिंग से जो इनकम होती है। आपको 41C और 41D में ये है कि जो पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड विषय होते हैं उसमें या तो अर्ध न्यायिक व्यवस्था से रिलेटेड विषय होते हैं जिससे कोई पक्ष प्रभावित हो रहा हो, उसको आप जानकारी उपलब्ध कराते हैं। और दूसरा, पब्लिक पॉलिसी से पहले जनता को रिकॉर्ड पब्लिक करके बताया जाता है कि ये पब्लिक पॉलिसी बना रहे हैं हम, और इस तरह से ये जानकारी देना शासन के लिए ये एक तरह से उनके ऊपर बाध्यता है। अब ये गजट जो है ये मतलब मध्य प्रदेश में माइनिंग सुनिए गोविंद जी, हम बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया। हाँ, हम आगे भी चर्चा करेंगे, बहुत सारे और हमारे साथी हैं जो अपेक्षा करते हैं कि उनकी भी बातें सुन ली जाएं। शिवानंद जी, इसमें टाइम भी हो गया तो। हाँ सर टाइम हो गया, 5-10 मिनट अपन और खींचते हैं। 14-20 बता रहा है, मतलब 2:20, 10 मिनट और लेते हैं, इतने में 2-3 हैंड रेज है वो हो जाएंगे। रजंती राजस्थान से हैं, रजंती जी राजस्थान से, आप अपना अनम्यूट करके पूछिए। रजंती राजस्थान, क्या लिखा है आपने? अच्छा, विशाल कुमार मालाकर, हाँ, अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए।
वंदे मातरम सर। हाँ जी बताएं। नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। जी हाँ हाँ जी, वंदे मातरम। बताइए, प्रश्न पे आ जाइए आप। हाँ, प्रश्न पे आइए। सर अभी डिस्कस हो रही थी सर कि मनरेगा मामला लेके, लेकिन सर मेरा क्षेत्र में पीसीसी को भी मिट्टी मुरम करते हैं सर, मनरेगा मेट और मुखिया सब मिलकर सर। इसमें क्या किया गया सर? और पैसा भी निकासी कर लिए हैं, जबकि इसमें लोकपाल महोदय, डीपीओ महोदय और ये एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सब जांच भी किए सर। इसमें क्या किया गया सर? इनका प्रश्न है आपका मालाकर जी कि कंक्रीट के काम में मिट्टी मुरम कर दिया है ऊपर से और पैसा भी निकाल लिया है। सर हाँ? ऊपर सर मिट्टी मुरम किया गया है सर, और पैसा निकाल ठीक है। 8 मर तो काम किया गया। हाँ ठीक है, चलिए। अब आप इसमें पहली बात तो जो काम किए गए हैं यदि आपको पता चल जाता है मतलब नरेगा के वेब पोर्टल से, तो आप उन कामों की जानकारी आरटीआई लगा करके निकाल सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, यदि वो जानकारी आपको पहले से ही हासिल है, नरेगा से किसी तरह से आपको हासिल है, तो आप शिकायत कर सकते हैं उसकी संबंधित। जैसे मनरेगा लोकपाल की आप बात कर रहे हैं, वहां पे शिकायत कर सकते हैं, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। और इसके अलावा आप अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो पंचायत विभाग के हैं, वहां पर इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। हाँ ठीक है ना मालाकर जी? ओके, आगे बढ़ें। और अब हमें लगता है कि लोगों ने सब, आत्मदीप जी भी हमारे कार्यक्रम में भी जुड़े हुए हैं सर। आत्मदीप सर आप तो बिल्कुल म्यूट और आपका वीडियो भी नहीं दिख रहा था। आत्मदीप सर, राजंती राजस्थान से मैं एक बार पुनः आपको कॉल करता हूं। आपका हैंड रेज का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, आप क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं? कमलेश शर्मा जी का भी अभी एक ऑप्शन आया है, कुछ शायद वो पूछना चाह रहे हैं। कमलेश शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट करके पूछें। ओके, तो सर हमें लगता है कि कार्यक्रम को समाप्त करना चाहिए और 2:30 बज भी रहे हैं। तो धन्यवाद शिवानंद जी, बढ़िया चला जी। धन्यवाद जी 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 सर, बिल्कुल। हम बता दें कि आत्मदीप सर